तमाम देखते हुए आंखें और सुनते हुए कानों को मेरा यानी अबू बकर का सलाम। तो बच्चों, आज रिव्यू एक्सरसाइज करने जा रहे हैं चैप्टर 2 की। इससे पहले हमने एक्सरसाइज नंबर 2.1, 2.2, 2.3 एंड 2.4 सॉल्व की। 2.1 में हमने साइंटिफिक नोटेशन ऑर्डिनरी फॉर्म्स की, 2.2 में हमने लॉगरिथम्स को बनाना सीखा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बनाना सीखा, 2.3 में फिर हमने सॉल्व करना सीखा, फिर 2.4 में हमने लॉगरिथम की टेबल से चीजों को सॉल्व करना सीखा। तो अब रिव्यू एक्सरसाइज का मकसद क्या है? रिव्यू एक्सरसाइज का सिर्फ बच्चों एक ही मकसद है कि रिव्यू एक्सरसाइज में हम चीजें सीखते हैं कि जो हमने पूरे चैप्टर में पढ़ी हैं, अब उसको एक रिवाइज करना होता है। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और इसको देखते हैं कि हमने आज से पहले क्या क्या सीखा और हम उसको क्या क्या मजीद उसमें से चीजें निकाल सकते हैं। ठीक हो गया? तो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहे हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहे हैं कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशंस। तो ये पहले क्वेश्चन किया है हमारा हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना या ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो पहला क्वेश्चन वो पूछ रहा है कि साइंटिफिक नोटेशन में आप इसको कन्वर्ट कर लो। तो बच्चों ये सिंपल फॉर्म में ना, तो उसका सबसे पहले सोल्यूशन राइट डाउन कर लेते हैं। तो सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन को एज इट इज राइट कर लो 0.0000567। तो साइंटिफिक नोटेशन बच्चों क्या होती है कि जो पॉइंट होता है, ये डेसिमल पार्ट होता है, वो उसको इंटेग्रल मतलब इंटेग्रल पार्ट एक बनाना होता है और यानी उसके यानी नॉन जीरो पार्ट के बिल्कुल आगे शिफ्ट करना होता है। तो नॉन जीरो पार्ट के यहाँ पे 5 है, तो 5 के आगे शिफ्ट करना है। तो पहले लिख लेते हैं इन साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन में बच्चों क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे लिखेंगे 5 आगे शिफ्ट 5 लिख देंगे, 6 7 लिख देंगे और पॉइंट कितना आगे शिफ्ट किया, या पॉइंट 5 तक शिफ्ट कर दिया और कितना आगे शिफ्ट किया। तो पता है ना, जब पॉइंट्स को आगे की तरफ शिफ्ट करते हैं जो 10 की पावर होती है वो नेगेटिव में आती है और अगर पीछे की तरफ शिफ्ट करते हैं तो पॉजिटिव आती है। तो कितना आगे शिफ्ट करो, 1 2 3 4 पॉइंट आगे शिफ्ट किया, तो 5.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4। ये सिंपल सा हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है ना, कि छोटा सा पार्ट था सोल्यूशन। इसके साथ पार्ट नंबर 2 सोल्यूशन और पार्ट नंबर 2 में क्या कह रहे हैं 734। वो कह रहे हैं इसको आप साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में बनाओ। तो पहले लिख लेते हैं इन साइंटिफिक नोटेशन। तो बच्चों साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है, पहले तो आप लिख लो। अब देखो पॉइंट यहाँ पे एंड पे पड़ा हुआ है, तो पॉइंट को पीछे लेके आना ना। तो पॉइंट को पीछे लेके कैसे आओगे, पता है ना पॉइंट को पीछे कैसे लेके आओगे? पॉइंट को सिंपली यहाँ से उठा के पीछे ले आओ। कितना पीछे लेके आना है, 7 के आगे शिफ्ट करना है, यानी नॉन जीरो टर्म के बिल्कुल आगे शिफ्ट करना है। तो नॉन जीरो टर्म 7 है, 7 के आगे शिफ्ट करना है। तो 7 के आगे शिफ्ट करने के लिए पॉइंट को 2 पॉइंट्स पीछे लेके आना पड़ेगा। तो लिखोगे 7.34 मल्टीप्लाई बाय 10। अब क्योंकि पावर पॉइंट पीछे ले जाओ तो पावर किसकी होगी, पॉजिटिव होगी, और पॉजिटिव के साथ पावर की आंसर कितना आएगा बच्चों, पावर 2 आंसर आ जाएगी। ठीक हो गया ना, सिंपल था ना क्वेश्चन। इसी के साथ पार्ट नंबर 3 देखते हैं। पार्ट नंबर 3 में वो क्या कह रहे हैं, सोल्यूशन पहले राइट डाउन कर लेते हैं सोल्यूशन। तो पार्ट नंबर 3 में वो क्या कह रहे हैं बच्चों, वो कह रहे हैं कि 0.33 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। तो ये साइंटिफिक मतलब ये पावर्स की फॉर्म में है, लेकिन साइंटिफिक नोटेशन के मुताबिक एक जो सबसे पहला नॉन जीरो डिजिट होता है उसके बाद फॉरेन पॉइंट आना चाहिए। तो वो तो उससे पहले बड़ा होता है, एक पॉइंट आगे शिफ्ट करना है। पहले लिख लेते हैं इन साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन में क्या आ जाएगा, पॉइंट को आगे शिफ्ट किया तो एक पॉइंट आगे शिफ्ट हो गया। तो एक पॉइंट जब आगे शिफ्ट हुआ तो पावर माइनस क्या किया, क्योंकि पॉइंट सिर्फ एक आगे शिफ्ट हुआ तो -1 आ गया मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। क्योंकि अब बेसिस सेम है ना, तो पावर आपस में प्लस माइनस हो सकती है ना। तो -1 +3 प्लस माइनस में माइनस, लेकिन बड़ी वाली के साथ वो क्या है, प्लस का साइन है, तो मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 आ गया। सिंपल था ना कि मुश्किल था? बिल्कुल इंतहाई सिंपल सा था। ठीक हो गया? तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं कि हमारे पास जो एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी फॉर्म्स। तो इन नंबर्स को ऑर्डिनरी फॉर्म्स में हमने रिप्रेजेंट करना है या एक्सप्रेस करना है। ठीक हो गया? तो इसको देख लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ना कि अगर ऑर्डिनरी टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में जो गिवन क्वेश्चन होता है वो है। तो साइंटिफिक नोटेशन में गिवन क्वेश्चन है, आप सिर्फ इसको सॉल्व करके इसको ऑर्डिनरी फॉर्म, सिंपल ऑर्डिनरी फॉर्म्स में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक हो गया? तो ये देखना जरा, मैं जरा पहले इसकी लाइन लगा के इनकी सेपरेटेशन कर दूं ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। ठीक हो गया? तो देखो, तो सबसे पहले सोल्यूशन लिखोगे, सोल्यूशन के बाद 2.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। ठीक हो गया? तो 2.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 लिख लिया, 2.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 लिख लिया। अब इसको सबसे पहले लिख लेते हैं कि ऑर्डिनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो इन
ऑर्डिनरी नोटेशन, ये लिखना जरूरी है ना, क्योंकि जो काम करने जा रहे हैं वो लिखना जरूरी है। तो बच्चे 2.6 है, तो 10 की पावर 3 है, तो 10 की पावर 3 को किस तरह लिख सकता हूँ, 1000 लिख सकता है ना, क्योंकि पावर 3 है तो 1000 आ गया। सर अब इसको कैलकुलेटर से चेक कर लो, तो आपके पास कैलकुलेटर मौजूद होना चाहिए। देखना 2.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 लिखना है, लिख लो, नहीं तो हमने 1000 लिखा तो यहाँ पे 1000 लिख लो। तो आंसर क्या गया 2600। आंसर क्या गया बच्चों 2600। अब कोई 10 की बेस और पावर्स कुछ भी नहीं चाहिए, सिंपल ऑर्डिनरी फॉर्म में इसका आंसर हमारे पास आ गया। तो पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 2 में देखो, पार्ट नंबर 2 में बिल्कुल सिंपल है। पार्ट नंबर 2 में वो क्या कह रहा है, पार्ट नंबर 2 में कह रहा है कि 8.794 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4। तो सबसे पहले तो ये याद रख लो कि जो पावर्स है ना, पहले उनको ना पॉजिटिव कर लेते हैं। तो सोल्यूशन लिख लेते हैं। सोल्यूशन लिखने के बाद बच्चों क्या करोगे, सबसे पहले क्वेश्चन को एज इट इज राइट डाउन कर लो। तो 8.794 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4, ठीक हो गया। तो अब देखो, तो पहले लिख लो इन ऑर्डिनरी फॉर्म, ORDINARY नोटेशन, नोटेशन क्या रहता है, नोटेशन लिख लेते हैं, ठीक हो गया। तो बच्चों 8.794, तो बच्चों 10 की पावर -4 है, पहले पॉइंट खत्म कर लो, पॉइंट खत्म करोगे तो 1 आ जाएगा, और कितने जीरो आ जाएंगे, पॉइंट खत्म करके 1 2 3 3 जीरो आ गया, तो 1 2 3 जीरो आ गया, ठीक हो गया। अब ये 10 की पावर -4 है, नीचे क्या हो जाएगा 10 की पावर +4, तो 8794 ओवर 10 की पावर ये 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 ये आ जाएगा। तो 3 और 4 बचे कितना होगा 8794 डिवाइड बाय 10 की पावर 7। तो 10 की पावर 7 कितना होता है, वो डायरेक्ट कैलकुलेटर पे लिख लो चाहे, तो 8794 डिवाइड बाय 10 की पावर 7, यानी 1 2 3 4 5 6 7 7 जीरो लगाने हैं। अगर आप इस तरह नहीं करना चाह रहे तो आप डायरेक्ट भी इसको इसको मतलब ये देखा कैलकुलेटर पे डायरेक्ट लिखो कि 8.74 मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 10 की पावर 4 था, तो नीचे आके ऊपर -4 नीचे आके प्लस का 4 हो जाएगा, तो 10,000 आ गया। तो आंसर आ जाएगा इसका बच्चों, इसका आंसर क्यों नहीं आ रहा, 8.974 डिवाइड बाय 10,000। अब इसका आंसर पता नहीं क्यों नहीं आ रहा, कैलकुलेटर पता नहीं क्या कर रहा है, फिक्सेशन पे शायद लगा, चलो ठीक है। तो इसका आंसर में क्या आ जाएगा हमारे पास सिंपल में, तो इसको आप अपने कैलकुलेटर पे भी डिवाइड करके देख लो, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.00, क्योंकि 1 2 3 4 टर्म्स हैं तो 3 जीरो, ठीक है। तो 0.0008794, ठीक हो गया। तो आप इसको सिंपल डिवाइड करोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ जो मैं इस टर्म में कह रहा था आगे मैं बता देता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा था, तो वो मैं उसको ना ज्यादा डिटेल में यहाँ से देख लेते हैं। तो लिख लिया 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 लिख लिया। तो यहाँ पे बच्चों क्या आ गया 6, पहले लिख लो इन ऑर्डिनरी नोटेशन। ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखने के बाद बच्चों क्या करना है, सबसे पहले 6 और 10 की पावर 6 पर मल्टीप्लाई, नीचे आके 10 की पावर 6 डिवाइड हो जाएगा, तो 6 ओवर 10 की पावर 6, यानी 1 2 3 4 5 6 जीरो आ गया, ठीक हो गया। तो इसको सिंपली आप डिवाइड कर लो, तो 5 जीरो और एक ये 6 यहाँ पे आ जाएगा, यानी 0.00000 1 2 3 4 5 और 6, तो यानी जितने जीरो है ना उतनी टर्म्स के साथ इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे 6 जीरो थे, तो उनमें से 5 जीरो ऐसे ही आगे और एक टर्म उसके आगे आगे, तो ये इसका ऑर्डिनरी फॉर्म में एक है तरीके से हम इसका आंसर निकाल लेते हैं। अगर आपका कैलकुलेटर जिस तरह मेरा अचानक से कैलकुलेटर जवाब दे गया बैठे बैठे, तो मतलब चल रहा है लेकिन अचानक से पता नहीं क्यों आंसर्स नहीं दे रहा, तो आप इस तरह हैक्स को यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हो। तो इसी के साथ पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अब पार्ट नंबर 4 में क्या कह रहा है, पार्ट नंबर 4 में वो कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पार्ट्स हैं। तो उसमें वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि 3 की पावर 7 इज इक्वल टू 2187। तो मतलब ये मैं पहले क्वेश्चन पढ़ दिया, तो पहले तो हम उसके स्टेटमेंट पढ़े ना। तो कह रहा है कि स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, स्टेटमेंट में वो बच्चों कह रहे हैं कि जो जितनी भी टर्म्स है ना, जितने भी टर्म्स हैं उनको लॉगरिथमिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। तो बच्चों लॉगरिथमिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना आता है ना, मैंने आपको पहले सिखाया था ना लॉगरिथमिक में रिप्रेजेंट करना। तो लॉगरिथमिक में कैसे रिप्रेजेंट करते हो कि जो ये कौन सी गिवन स्टेटमेंट्स हैं, तो ये गिवन स्टेटमेंट्स आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ना, एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथमिक फॉर्म में मैंने आपको कन्वर्ट करना सिखाया था ना। अगर आपको नहीं याद तो मैं एक बार आपको दोबारा से क्वेश्चन वाइज में आपको
सॉल्व करके दिखा दूंगा, तो देख लेना, आपकी वो रिवीजन भी हो जाएगी। और इसी तरह इस एक्सरसाइज के मुताबिक, इसका नाम ही रिव्यू एक्सरसाइज है, तो ये देखना यहाँ पे रिवीजन भी हमारी हो जाएगी। ठीक है, ये देखना जरा। ठीक है, तो सबसे पहला सोल्यूशन, तो 37 इज इक्वल टू 2187। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं बच्चों। तो हमें पता है ना, इन लोगारिथमिक फॉर्म क्या होती है, इन लोगारिथमिक फॉर्म, लोगारिथमिक फॉर्म होती है बच्चों के, पहले पर लिख लेते हैं कि लॉग, उसके बेस में कुछ b होता है और यहाँ पे x होता है, और यहाँ पे a लिख लो या n लिख लो, यहाँ पे ऐसे कुछ जनरल फॉर्म में लोगारिथमिक इक्वेशन कुछ भी लिख लो। ठीक हो गया, तो आपने सिर्फ a b c लिखना है ना, तो बस आपको पता होना चाहिए कि लोगारिथमिक होता क्या है। तो यहाँ पे अगर ऊपर वाली क्वेश्चन में देखा जाए, तो जो इधर होता है वो क्या कहते हैं, अच्छा ये इसको इस फॉर्म में लिखना ना, तो ये जो पावर इसकी लिखी होती है तो वो इधर चली जाती है, और ये जो ये बेस होती है, ये जो मतलब ये पावर की बेस है, इस तरह छोटी करके लिख दी जाती है, और ये जो यहाँ पे जो पावर होती है, ये मतलब इस इक्वालिटी के इस साइड पे होता है, तो इसकी ये पावर होती है। तो देखना, तो 3 की पावर 2187 इज इक्वल टू, राइट कर लेंगे 7 के इक्वल। ठीक है, तो देखना जरा, इसको समझ आ रही है ना क्या कह रहा हूँ, तो ये देखना जरा, log, पहले लिख लो चाहे, here b is equal to 3, x is equal to, x क्या है, मतलब ये जो x है, ये इस साइड की टर्म होती है ना, ये वाले 2187, तो x इक्वल टू 2187, और n इधर शिफ्ट होना है, तो n इज इक्वल टू 7 है, तो पता है ना। तो यहाँ पे सिर्फ इसके फार्मूले में वैल्यू पुट कर दो, तो log b की जगह बच्चों क्या पुट कर दिया, b की जगह 3 पुट कर दिया छोटा सा, और x क्या है, ये है 2187, और इज इक्वल टू 3 की पावर 7, 3 की पावर जो 7 थी, जो 7 इसका जो एक्सपोनेंट में आ रहा है वो इधर इस इक्वालिटी के इधर आ जाएगा, तो सिंपल से इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाएगा। तो ये देखो, फॉर्मूला मैंने इसलिए यहाँ पे लिख लिया क्योंकि हम ना कहेंगे कि ये फॉर्मूले के मुताबिक ये है, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरह लिखें। देखना, एक और पार्ट करते हैं, ज्यादा समझ आएगी। सोल्यूशन, पार्ट नंबर 2 का सोल्यूशन देख लेते हैं। ठीक है, तो पार्ट नंबर 2 का सोल्यूशन में सबसे पहले तो a की पावर b इज इक्वल टू c लिख लेते हैं। तो बच्चों इसकी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म पहले लिख लो, वो कह रहे सॉरी, इन ये लोगारिथमिक फॉर्म, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको लोगारिथमिक फॉर्म में लिख लो। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, इन लोगारिथमिक फॉर्म। तो लोगारिथमिक फॉर्म बच्चों होती क्या, जैसे मैंने पीछे लिखा कि आप लिख लो जनरलाइजेशन के लिए, कि लोगारिथमिक फॉर्म होती है कि log bx इज इक्वल टू n। ठीक हो गया, तो मैंने भी जैसे कहा कि जनरलाइजेशन में कोई a b c का कोई मसला नहीं होता, आप जिस तरह मर्जी उसको लिख सकते हो। ठीक हो गया, तो आप यहाँ पे लिख लो, हियर जो बेस b है वो क्या है, a है, मतलब यहाँ पे b इज इक्वल टू a लिख लिया, और x क्या है, x इज इक्वल टू c लिख लिया, और ये जो n है, n जो इधर होता है वो n इज इक्वल टू b है, तो सिर्फ इसमें पुट कर दो log। ठीक हो गया, b की जगह a लिख दिया, और ये जो x है, x की जगह ये c लिख दिया, इज इक्वल टू ये जो यहाँ पे पावर में नजर आ रही है वो यहाँ पे इक्वालिटी के इस तरफ चल जाएगी, तो इसकी लोगारिथमिक फॉर्म हमारे पास आंसर में आ जाएगी। ठीक है, तो ये थोड़ा डिटेल में करवा रहा हूँ क्योंकि आप अचानक से छोटा सा एक मतलब एक स्टेप में करोगे तो एग्जामिनर भी कह सकते हैं ना कि तो छोटा सा कर गया तो नंबर कटने के चांसेस हैं, तो हमने नंबर तो नहीं ना अपने जाया करने, तो हम इसको थोड़ा सा डिटेल में करेंगे ताकि उसको भी पता हो कि बच्चे को फॉर्मूला आता था, तो बच्चे को पता था कि फॉर्मूले में किस किस जगह पे क्या चीज पुट करनी थी, तो इसलिए आपके इसमें नंबर डिटेक्शन के भी चांसेस कम हो जाएंगे। इसी तरह पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं, तो सोल्यूशन, तो लिख लो पहले 12 की पावर 2 इज इक्वल टू 144, तो वैसे पता नहीं 12 का स्केल 144 ही होता है, तो 3 पावर 7 भी 2187 होता है, ये तो हमें पता है, तो मतलब इसमें कोई वो मसला नहीं है, इसलिए लोगारिथमिक फॉर्म उसकी ही बनती है जो वैसे भी पहले भी इक्वल होता है। ठीक है, तो लिख लो इन लोगारिथमिक फॉर्म, तो लोगारिथमिक फॉर्म में चूंकि आ जाइए हमारे पास, सबसे पहले लिख लेते हैं जनरलाइजेशन का फार्मूला, लोगारिथमिक फॉर्म का जो जनरल फार्मूला वो क्या है कि लॉग एक्सपोनेंट से अगर लोगारिथम में चेंज करो b x इज इक्वल टू n आ सकते हो। तो यहाँ पे चेक कर लो, अब आप बताओ यहाँ पे b क्या है बच्चों, ये जो b है, b क्या है 12 है, और x क्या है, x इक्वालिटी के उस तरफ होता है, x इज इक्वल टू 12 आ गया, और सॉरी 144 आ गया, और जो n होता है वो n जो उसकी बेस भी यहाँ पे जो b होती है उसकी पावर में जो होता है एक्सपोनेंट में वो क्या होता है n होता है, तो n इज इक्वल टू 2 आ गया, तो सिंपल इसको लिख लो, लोगारिथम में क्या लिख लोगे, log 12 छोटा सा 144 इस तरह,
और इज इक्वल टू 2 इधर आ गया। तो छोटा था कि मतलब ये मुश्किल था कि आसान था? है आसान थे, लेकिन थोड़े से क्योंकि डिटेल में कह रहे हैं तो मे भी आपको थोड़े से मुश्किल लग रहा हो कि जनरलाइजेशन के फार्मूले के मुताबिक। लेकिन बात वही आ गई, अगर एमसीक्यूज में आ जाए तो ठीक है, आपको तो डायरेक्ट पता है कि क्या है। लेकिन अगर आज शॉर्ट आ जाए तो शॉर्ट में आप जितने ज्यादा स्टेप करोगे, जितनी डिटेल में उसको समझाओगे, तो उसको जितनी ज्यादा समझ आएगी वो आपको उतनी अच्छे मार्क्स, मतलब उतने बेहतर तरीके से उसको आप जिस तरह उसको करके दिखाओगे तो वो उस लिहाज से आपको बाकी बच्चों से ज्यादा मार्क्स देगा। ठीक हो गया? तो पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। अब आप जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें वो कह रहा है कि अब उसने ना लॉगरिथमिक फॉर्म में दी नहीं है, अब वो कह रहा है कि एक्सपोनेंशियल में लिखो। जैसे मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाया ना ये वाले पार्ट्स में, अब वो इसका रिवर्स है, तो ये दिया होगा, अब इसका रिवर्स करना है। तो ठीक है, तो अगर ये यहाँ से यहाँ तक आ गया तो यहाँ से यहाँ जाना कितना वो हमारे लिए मुश्किल है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। ठीक हो गया? तो देखो जरा, ठीक है, सबसे पहले लाइन लगा लेते हैं क्योंकि सेपरेटेशन करके ज्यादा बेहतर हो जाएगा। ठीक हो गया? तो इसको जरा सेपरेटेशन के लिए लाइन लगा देंगे। ठीक हो गया? अब देखना जरा बच्चों, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले सोल्यूशन लिख लो। सोल्यूशन में क्या लिख लो? सोल्यूशन में सबसे पहले क्वेश्चन क्वांटिटीज राइट डाउन कर लो। ठीक है, 4 8 इज इक्वल टू x आ गया। ठीक हो गया? तो हम पहले यहाँ पे लिख लेते हैं इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसी होती है? ये जो x होता है ये मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है कि b की पावर, इसको आप कह लो कि जिस तरह हमने पीछे जनरलाइजेशन में क्या किया, मैं असल में ना पिछला फॉर्मूले के मुताबिक बनाना चाह रहा हूँ, b की पावर n इज इक्वल टू एक्स कर लो। ठीक है, तो b की पावर n इज इक्वल टू एक्स। ठीक हो गया? तो b की पावर n इज इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पे जनरलाइजेशन का फॉर्मूला ये यूज करें तो ठीक है, तो इसको जनरलाइजेशन का एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला, तो बस इसके मुताबिक ऊपर वाले क्वेश्चन को ढाल देते हैं तो क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आ जाएगा। ठीक हो गया? तो है बी क्या है? बी बेस होती है, बेस क्या है? बी इज इक्वल टू 4 आ गया। और बच्चों एन क्या है? एन जो इक्वालिटी के दूसरी तरफ होता है तो एन इज इक्वल टू एक्स आ गया। और एक्स क्या है? एक्स एक्स यानी इन दोनों का आंसर आता है, तो इन दोनों का आंसर ये लिखा होता है लोगारिथमिक फॉर्म में, तो एक्स बच्चों क्या आ गया? एक्स इज इक्वल टू 8 आ गया। ठीक हो गया? तो इसका आंसर क्या आ गया? बी की जगह 4 आ गया, एन की जगह एक्स आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया? 8 आ गया। तो यहाँ पे मुश्किल नहीं थी। ठीक हो गया? छोटा सा क्वेश्चन था। ठीक हो गया? तो जनरलाइजेशन के फॉर्मूला यूज करके हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो इसी तरह पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। अब पार्ट 2 में वो क्या कह रहा है? पार्ट 2 में सिंपल वो एक दोबारा क्वेश्चन कह रहे हैं। पार्ट 2 में भी ये कह रहे हैं कि इसको भी लोगारिथमिक फॉर्म में लिख लो, जनरलाइजेशन के फॉर्म में, सॉरी लोगारिथमिक फॉर्म में उसने दी हुई है, तो उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो ये देखना जरा सोल्यूशन। ठीक हो गया? तो सबसे पहले इसको log बेस में 9 729 इज इक्वल टू 3। तो पता ना इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख लेते हैं बच्चों, पहले लिख लो इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक हो गया? तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या आ गया? पहले तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म का जनरल फार्मूला ही लिख लेते हैं ना, कि एक्सपोनेंशियल का जनरल फार्मूला क्या कहते हैं कि b की पावर n इज इक्वल टू x। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि जैसे हमने पीछे भी किया कि जो है b क्या है? b इज इक्वल टू 9 है, यानी वो बेस है, और ये जो n है जो पावर में था वो इक्वालिटी की दूसरी तरफ होती है लोगारिथम में, तो इक्वालिटी की दूसरी तरफ, और 729 x है जो इक्वालिटी की दूसरी तरफ एक्सपोनेंट में जाना था वो यहाँ पे लिखा था, तो x इज इक्वल टू 729। तो बच्चों इसका आंसर क्या गया? 9 की पावर 3 इज इक्वल टू 729। इसको वैसे कैलकुलेटर पे चेक भी कर लो, 9 की पावर 3 देखना जरा, 9 की पावर 3, तो 9 की पावर 3 इज इक्वल टू 729। तो ठीक है, देखो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चले जाओ या लोगारिथमिक फॉर्म में चले, मतलब लोगारिथमिक से एक्सपोनेंशियल में आ जाओ या एक्सपोनेंशियल लोगारिथमिक में आ जाओ, क्वेश्चन कभी भी हमारा डिस्टर्ब नहीं होता, तो क्वेश्चन एज इट इज ही उसका आंसर और सोल्यूशन रहता है। ठीक है, तो ये प्रूव है इक्वालिटी का मतलब, ये इक्वालिटी उसने ऐसे नहीं लगा दी कि उसने लिख दिया कि भाई इक्वल है, इक्वालिटी होती है इसलिए वो लिख रहे हैं। ठीक हो गया? तो मतलब क्वेश्चन ऐसे नहीं वो उठा के लिख लेता, वो क्वेश्चन पहले प्रूफ करता है, चेक करता है, फिर उसको हमारे टेक्स्ट बुक्स में उसको शिफ्ट करता है। तो इसकी रिवर्स भी जो है प्रूव्ड है, और इसका जो आकर वापस आगे की तरफ आता है तो वो भी प्रूव्ड है। ठीक हो गया? तो अगला पार्ट नंबर 3, तो ये लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का, तो सोल्यूशन देख लेते हैं। तो log पहले लिख लेते हैं, log 41024 इज इक्वल टू 5 आ गया। तो बच्चों यहाँ पे भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म का
फॉर्मूला, क्योंकि अगर ये एमसीक्यूज में नहीं आता तो आपको डिटेल में इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो उसके लिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक हो गया। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म का क्या फॉर्मूला बच्चों, हमें पता है इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो b की पावर x n, सॉरी b की पावर n लेके चले तो मैं x नहीं लिख रहा यहाँ पे, इज इक्वल टू x कर, ठीक हो गया। वैसे आई गेस जनरलाइजेशन में b की पावर n इज इक्वल टू x इज इक्वल टू n है, लेकिन क्योंकि आप पे डिपेंड करता है कि आप जिस तरह मर्जी फॉर्मूले को ढाल लो, लेकिन बस आपको पता होना चाहिए जो आपने फॉर्मूला लिखा ना उसके मुताबिक मैंने वैल्यूज पुट करनी है। तो हियर b इज इक्वल टू क्या बच्चों, बेस में 4 है, और x ये जो n है, n जो इक्वालिटी का उस तरफ होता है लोगारिथमिक में, वो b की जो बेस की पावर होती है, तो n इज इक्वल टू बच्चों क्या आ गया, 5 आ गया। और जो x है इक्वालिटी की दूसरी तरफ जो उसने एक्सपोनेंशियल में लिखना है, तो ये है 1024। तो यहाँ पे देख लो b क्या आ गया 4, 4 की पावर 5 इज इक्वल टू 1024 लिख लिया। तो इसको भी प्रूफ करके चेक करें कि क्या उसने ऐसे ही लिख दिया कि 1024 है, लेकिन कि क्या है कि नहीं, तो इसको चेक कर लो। तो 4 की पावर 5, 4 की पावर 5 1024 होता है, 2 की पावर 10 या 4 की पावर 5 सेम होता है 1024, ठीक है। तो ये भी सिंपल सा था। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी हुई में कन्वर्ट करना था, जिसमें हमें लोगारिथमिक फॉर्म दी हुई थी। तो देखो आसान था ना, दो स्टेप्स के थे, ये बस एक स्टेप का हो सकता था, लेकिन ये जो इजाफी जो एक स्टेप है वो आपको ये समझाने के लिए कि क्वेश्चन इस तरह भी हो सकता है। अगर वो पूछे कि भाई आपने किस फॉर्मूले से लिखे, या वो कह ले एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला यूज करके करो, तो अगर आपको एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला नहीं आता होगा तो आप कैसे यूज करोगे, ठीक हो गया। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं। तो आज की वीडियो थोड़ी सी लेंथी होगी क्योंकि हमने इस वीडियो में रिव्यू एक्सरसाइज को कंप्लीट सॉल्व करना है। तो एक ही वीडियो में ना मैं पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करके मैं चाह रहा था कि आपका रिदम न टूटे, और एक ही वीडियो में आप पूरे चैप्टर 2 को रिवाइज कर लो, ठीक है। इसलिए मैं इसकी एक सिंगल वीडियो में ही पूरी एक्सरसाइज को फिनिश कर लूंगी। तो अब सबसे पहले वो कह रहे हैं कि एक्स की वैल्यू निकालो। तो बच्चों अब इसमें लोगारिथमिक फॉर्म में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बाकी जो लोगारिथमिक फॉर्म में नहीं दिए हुए तो उसको एक्सपोनेंशियल के रूल्स के मुताबिक सॉल्व कर लेंगे। तो इसको भी पहले ना लोगारिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले सोल्यूशन लिख लेते हैं। तो सोल्यूशन पार्ट नंबर 1 का क्या आएगा, सबसे पहले क्वेश्चन का इट इज राइट डाउन कर लेंगे। तो लॉग 9 बेस में x इक्वल टू 0.5। तो इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पूछे क्या होता है, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बच्चों क्या आता है हमारे पास, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो बेस 9 होती है वो इस तरह बड़ी करके लिख लेते हैं। ये जो पावर मतलब इक्वालिटी की इधर आ जाती है वो इसकी 0.5 पावर में आ जाएगा, और ये जो बेस के 9 के ऊपर लिखा होता है यहाँ इक्वालिटी के इस तरफ आ जाता है, ठीक हो गया। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म लोगारिथमिक से एक्सपोनेंशियल अभी पीछे क्वेश्चन नंबर 5 में करके हैं तो सेम वही था। तो 0.5 का मतलब बच्चों क्या था, पावर 1/2 इज इक्वल टू एक्स आ गया, ठीक है। अब 9 किसका स्क्वायर होता है बच्चों, 3 का स्क्वायर होता है, क्योंकि एक्स की वैल्यू निकाल गए तो इसलिए इधर ही सॉल्व सारा कुछ होगा। 3 का स्क्वायर 1/2 इज इक्वल टू एक्स, 2 से कट गया, 3 की पावर 1 आ गया इज इक्वल टू एक्स। आप भी लिख सकते हो एक्स इज इक्वल टू 3, ठीक हो गया। ये सिंपल सा इसका आंसर था, आसान था ना, ये बिल्कुल सिंपल सा था। यहाँ पे कुछ भी नहीं हमने किया, सिर्फ लोगारिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया और क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व होता चला गया, ठीक हो गया। तो इसके साथ पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अब पार्ट नंबर 2 में बच्चों को क्या करें, पार्ट नंबर 2 में वो कह रहे हैं कि 1/9 की पावर होल की पावर 3x इज इक्वल टू 127 है। तो सबसे पहले आप एक छोटा सा काम नहीं करते कि इसको ना ऊपर पहले पहले इसको सोल्यूशन में एज इट इज राइट डाउन कर लेते हैं, अगला काम फिर करेंगे, ठीक हो गया। तो सोल्यूशन में एज इट इज राइट करने का क्या हुआ कि 1/9 की पावर 3x इज इक्वल टू 27 आ गया। तो बच्चों 9 भी क्या कहते हैं 3 के टेबल में जाते हैं ना, और 27 भी 3 के टेबल में जाता है, तो कोई मसला नहीं है ना। पहले तो इसको ना लिख लो, ये किसके टेबल में जाता है, 3 के टेबल में। 3 के टेबल में 9 कहाँ पे आता है, 3 का स्क्वायर, और पावर 3x आ गया। 27 कहाँ पे जाता है, चेक कर लें, 3 के पावर 3 यहाँ पे चेक करवा देते हो चाहे साइड पे। तो 27 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3, तो 3 की पावर 3 आ गया। तो ये पावर ऊपर चलेगी, तो 3 की पावर ये देखो पावर नीचे पॉजिटिव ऊपर आके नेगेटिव हो जाएगी, और ये 3 की x एज इट इज आ गया, और ये 3 की पावर 3 एज इट इज आ गया। 3 2 जा क्या आ गया -6x इज इक्वल टू 3 की पावर 3 आ गया। बच्चों एक्सपोनेंशियल के कुछ लॉज हैं जिसके मुताबिक अगर इक्वालिटी के इस तरफ बेस सेम हो तो पावर्स इक्वल हो जाती हैं, और अगर पावर्स अगर सेम हो तो बेसिस इक्वल हो जाती है। तो यहाँ पे बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगे। तो ये मैं लिख सकता हूँ -6x इज इक्वल टू 3। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो x इज इक्वल टू 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा बच्चों, डिवाइड हो जाएगा। तो 3/6, 3 1 था 3, 3 2 जा 6, तो x इज इक्वल टू बच्चों क्या आंसर आ गया, x इज इक्वल टू -1/2 हमारे पास आंसर आ गया। तो लिख लो x इज इक्वल टू
माइनस 1/2। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था ना, ये भी छोटा सा क्वेश्चन था, ये भी मतलब छोटा इन द सेंस कि कुछ हमने एक्स्ट्रा चीजें नहीं अप्लाई की, सिर्फ हमें जो पहले से चीजें पता थी हमने उसी रूल्स को यूज करके, क्योंकि रिव्यू एक्सरसाइज है, रिव्यू एक्सरसाइज में कुछ नहीं आने कर रहे, बस जो हमें पहले पता था, जो हमने पहले किया हुआ कुछ उसको यूज कर करके इस एक्सरसाइज को दोबारा से सोल्व कर रहे हैं। ठीक हो गया, तो अगला पार्ट नंबर 3 है, पार्ट नंबर 3 लिख लेते हैं, पहले सबसे पहले सोल्यूशन लिख लेते हैं। सोल्यूशन लिख ले के 1/32 की पावर 2x इज इक्वल टू 64। पहले फैक्टराइजेशन कर ले, वो जो 64 की फैक्टराइजेशन करेंगे ना वहां पे 32 ऑटोमेटिकली आ जाएगा, तो मैं पहले फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ, ये देखना जरा। 64 2 2 3 जा 6 2 2 जा 4, देखो 32 आ गया ना, तो अब देख लेते हैं। 2 1 जा 2 और 1 कैरी 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो चेक कर लो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, तो 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 होता है 64 और 2 की पावर 5 होता है 32, तो यहाँ लिख लो 1/2 की पावर 5 आ गया और 2x आ गया, और यहाँ पे 2 की पावर 6 आ गया। तो बच्चों 2 की पावर 5 जैसे इधर हमने किया था, ये भी ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी ना, तो 2 की पावर -5 हो जाएगी और 2x पावर में और इज इक्वल टू 2 की पावर 6 हो जाएगी, तो ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो प्लस 5 2 10 और माइनस का ये आ जाएगा, 5 2 -10x इज इक्वल टू 2 की पावर 6 आ गया। तो ऑब्वियसली एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स के फॉर्मूलाज के मुताबिक बेसिस सेम पावर आपस में इक्वल हो जाएंगी इक्वालिटी के दोनों तरफ, और अगर पावर दोनों सेम हो जाती है तो इक्वालिटी के दोनों तरफ जो बेसिस है वो इक्वल हो जाती है, तो यहाँ पे बेसिस सेम है तो पावर्स आपस में इक्वल हो जाएगी। -10x इज इक्वल टू बच्चों 6 आ गया, तो x इज इक्वल टू 6/-10 आ गया, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, तो इसका जो आंसर हमारे पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू -3/5। मुश्किल था कि आसान था? आसान ही था ना, सिंपल मेथड की मदद से जो हमें पहले हमने चीजें सारी पढ़ी हुई हैं, ये सारी चीजें हमने पीछे पढ़ी हुई हैं, उसकी मदद से सॉल्व करें। ठीक है, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में वो बच्चों क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में भी वो सिंपल सी बात हमारे कह रहे हैं कि बच्चों इसको ना सिंगल लोगारिथमिक फॉर्म में रखना है। तो अभी जो 2.4 की जो स्टार्टिंग हमने की थी, तो उसमें लोगारिथम्स को सिंपल की फॉर्म में लिखा था ना, तो अब फिर आगे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा, फिर आगे करते करते एक्स वैल्यू निकाली, फिर आगे करते करते फिर लोगारिथम टेबल की मदद से क्वेश्चंस को सॉल्व किया, और एंड पे 3 स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस करके 2.4 खत्म की थी। तो ये भी वही कह रहे हैं कि ना लोगारिथम्स को ना सिंगल फॉर्म्स में यूज सॉल्व करना है। तो हमारे यहाँ पे लोगारिथम्स के रूल अप्लाई होंगे, लोगारिथम्स के जो कितने लाज हैं, जो 4 लाज है ना, कौन कौन से लाज हैं, कमेंट में मुझे जरा बताओ। एक लॉ है प्रोडक्ट लॉ है, दूसरा कौन सा लॉ है कोशेंट लॉ है, तीसरा कौन सा लॉ है चेंज ऑफ बेस लॉ है, और चौथा कौन सा लॉ है बच्चों एक्सपोनेंशियल लॉ, यानी पावर जिसको रूल कहते हैं कि जिसमें पावर शुरू में आ जाती है। तो सबसे पहले इसको सिंगल लोगारिथम में लिखने के लिए सबसे पहले इसको एज इट इज क्वेश्चन को राइट डाउन कर लेते हैं। सोल्यूशन में क्वेश्चन को एज इट इज राइट डाउन कर दिया, तो क्वेश्चन क्या है, 7 log x -3 log y का स्केयर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे सबसे पहले देख लो पावर्स को पहले क्योंकि रिवर्स इसकी इंजीनियरिंग करनी है तो पावर्स को पहले शुरू में लेके जाना पड़ेगा। जब पावर शुरू में जाएंगे वो करते 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 मतलब एक सिंगल लोगारिथम की तरफ आओगे, तो पहले मैं ना सब फार्मूलाज लिख लेता हूँ, तो यहाँ पे फार्मूलाज यूज होने हैं। तो एक क्वोशिएंट रूल बच्चों यूज होना है और एक पावर रूल यूज होना है, तो पहले मैं पावर रूल लिख लेता हूँ। पावर रूल कहते हैं कि अगर log b x इज इक्वल टू एन एक्स की पावर n हो, तो आप पावर शुरू में लिख के log b x एज इट इज लिख रहे हो, क्योंकि हमारे पास ये है, या हमने इसको इस तरह यानी पावर जो है वापस हम आगे की तरफ ले आएंगे, क्योंकि जो log के पीछे होता है वो पावर होती है वापस आ जाती है। तो अब ये इस तरह दिया हुआ है तो इसको इस तरह के फॉर्म में वापस लिख लेंगे। और दूसरा क्वोशिएंट रूल है, क्वोशिएंट रूल के मुताबिक क्या है बच्चों, क्वोशिएंट रूल कहता है कि log b x डिवाइड बाय y हो, तो उसको लिख सकते हो log b की x माइनस log b y। ठीक है, तो ये माइनस के फॉर्म में उसने खुद दिया हुआ है, तो उसको क्वोशिएंट के फॉर्म में यानी डिवीजन के फॉर्म में उसको राइट डाउन कर लेंगे। तो ये बात समझ आ गई ना, जिससे अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो देखना 7 शुरू में आ गया तो log x की पावर 7 हो गया माइनस, अब y का स्क्वायर जो था पहले लिख लो log y का स्क्वायर, और उसकी पावर कितनी आ गई 3 आ गई, तो कितना आ गया बच्चे log x की पावर 7 माइनस log y 2 3 6। अब अगला फार्मूला है क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल के मुताबिक ये जो इस तरह के टर्म होती हैं, अगर सिंगल लॉग में इसको लेके जाना तो माइनस है तो वापस में डिवाइड हो जाएगी, तो log x की पावर 7 डिवाइड बाय y की पावर 6। तो इससे ज्यादा सॉल्व नहीं हो सकता, हो सकते नहीं हो सकते, क्योंकि सिंगल लॉग में आंसर आ गया ना, सिंगल लॉग में आंसर बस लिखना है, तो सिंगल लॉग में हमने इसका आंसर लिख दिया।
अब इसके साथ पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैं पॉज लेके दोबारा से एक बात को दोबारा रिपीट करना चाहूंगा, जो मैं अपने हर वीडियो में रिपीट करता हूँ, कि इस लेक्चर के जो नोट्स है ना, वो आपको गूगल ड्राइव के लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। आप वहां से जाके आसानी इसके नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आप कोई भी मसले मसाइल आ रहे हैं नोट्स को सोल्व, जो भी नोट्स हैं, या अगर आपके पास कोई ड्राइव का लिंक ओपन नहीं हो रहा तो वो आप कमेंट कर सकते हो। मुझे ड्राइव का लिंक ओपन नहीं हो रहा तो आपको मैं कमेंट में वो ड्राइव के दोबारा से लिंक दे दूंगा। और अगर इसके अलावा आपको इस डेली अपडेट्स चाहिए कि हमारे लेक्चर्स में या चैनल में क्या क्या कुछ नई अपग्रेडेशन आ रही है, जो भी आ रहा है अपडेट के लिए, मैंने एक व्हाट्सएप चैनल भी बना दिया है। तो व्हाट्सएप चैनल का भी आप डिस्क्रिप्शन जाके लिंक चेक कर सकते हो। और अगर आप जो आपको हमारे लेक्चर्स इंफॉर्मेटिव लग रहे हैं तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो अगला क्वेश्चन क्या है, पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन अनुसार। तो पार्ट नंबर 2 में वो कह रहे हैं कि सोल्यूशन राइट डाउन कर लो। तो सोल्यूशन राइट डाउन करने के सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले क्वेश्चन को एज इट इज राइट डाउन कर लो। तो 3 log 4 माइनस log 32। तो बच्चों log 32 को तोड़ने की जरूरत मेरे ख्याल से नहीं है। अगर आप तोड़ना चाह रहे हो तो वैसे तोड़ लो, लेकिन क्योंकि सिंगल लोगार्थम में लिखना है तो यहाँ पे उसको तोड़ने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे भी 2 रूल्स अप्लाई होंगे। यहाँ पे भी क्वेश्चन पहले तो ये जो पावर रूल अप्लाई होना है, क्योंकि ये 3 log के पहले पड़ा हुआ है। और दूसरा रूल जो अप्लाई होना है वो है क्वेश्चन रूल। तो पहले मैं पावर रूल लिख रहा हूँ बच्चों। पावर रूल के मुताबिक log b x की पावर n हो तो आप उसको शुरू में लिख सकते हो, लेकिन क्योंकि हमारे पास शुरू में है तो हम उसको वापस आगे पावर में लिख देंगे। और दूसरा रूल है log b x डिवाइड बाय y हो तो आप उसको अलग-अलग करके log b x माइनस log b y लिख सकते हो, क्योंकि हमारे पास माइनस में बेसिस सेम के साथ, क्योंकि बेसिस सेम है ना, मतलब बेस कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो बेसिस सेम हुई तो उसको सिंगल लोगार्थम में डिवाइडेड फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको जरा चेक कर लें। सबसे पहले पावर शुरू में लिख लेते हैं। तो पावर शुरू में है तो उसको log 4 की पावर 3 लिख लिया और माइनस log 32 लिख लिया। तो पहले बच्चों 4 की पावर 3 को सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 की पावर 3 क्या था, 4 की पावर 3। 4 की पावर 3 कितना होता है बच्चों, 64। तो log क्या आ गया, 64 आ गया, माइनस log 32 आ गया। ठीक हो गया। अब सिंगल लोगार्थम में लिखना है क्योंकि माइनस है, तो यहाँ पे आप उसमें डिवाइड हो जाएंगे, 64 डिवाइड बाय 32। तो आप सिंपल कैलकुलेटर से लिख लो। देखो 64 डिवाइड बाय 32, तो आंसर क्या आ गया 2। तो इसका आंसर क्या आ गया बच्चों, log 2। तो उसने कहा था सिंगल लोगार्थम के फॉर्म में लिखो, ना कि सॉल्व करो मजीद, तो इसको मजीद सॉल्व नहीं करना। ठीक हो गया। तो ये दोनों पार्ट हमारे हो गए। अब पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 3 में भी आपको थोड़ा सा लेंथी लग रहा हो, क्योंकि यहाँ पे हमने पावर रूल्स भी अप्लाई करने, फिर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने, फिर क्वेश्चन रूल अप्लाई करना है। लेकिन ऑब्वियसली आसान है, बिल्कुल सिंपल सा है। पहले क्वेश्चन राइट डाउन कर देते हैं और फिर मैं इसके तीनों रूल्स लिख लूंगा जो इस क्वेश्चन में रूल्स अप्लाई होने हैं, और फिर मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर दूंगा सॉल्व करना, सारे आपको रूल्स समझा के। ठीक है। तो सबसे पहले 1/3 लिख लिया। 1/3 के बाद आपने क्या लिख लिया, log 5, मतलब बेस में 5 8 प्लस, देखो यहाँ पे बेसिस सेम है ना, तो बेस सेम के फायदा ये होगा कि हमारे सारे फार्मूलाज आसानी से यहाँ पे पुट हो सकेंगे। माइनस log बेस में 3 5 और यहाँ पे 3 आ गया ऊपर। ठीक हो गया। ठीक हो गया। तो बच्चों 3 फार्मूलाज यहाँ पे अप्लाई होने हैं, एक प्रोडक्ट रूल अप्लाई होना है, एक क्वेश्चन रूल अप्लाई होना है और एक पावर रूल अप्लाई होना है। तो पहले मैं पावर रूल का लिख लेता हूँ, क्योंकि सबसे पहले पावर रूल अप्लाई होना है। तो log अगर b हो और x हो और उसके पावर n हो तो आप उसको लिख सकते हो n शुरू में, यानी पावर शुरू में log b x, क्योंकि अब इस तरह के दिया हुआ है तो आप इस तरह भी लिख सकते हो। अब दूसरा फॉर्मूला क्या है, दूसरे फॉर्मूले के मुताबिक बच्चों हमारे पास उसने दिया हुआ है कि अगर प्रोडक्ट रूल हो, मतलब पहले वैसे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होना है, log b x y हो तो बेस सेम होनी चाहिए। फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए बेस सेम होनी चाहिए, तो आप लिख सकते हो log b x प्लस log b y। तो देखो ये दोनों सेम है ना, मतलब बेसिस इनकी सेम है, तो यहाँ पे इसके ऊपर क्वेश्चन रूल का, सॉरी प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। और तीसरा क्वेश्चन रूल है क्योंकि माइनस वाला भी है, तो तीसरा log b x डिवाइड बाय y वो इक्वल आ जाएगा log b x माइनस log b y। ठीक हो गया। तो ये मुझे 3 फॉर्मूलाज यहाँ पे अप्लाई होने हैं, तो इसको सिर्फ सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्योंकि क्वेश्चन रूल अप्लाई नहीं कर सकते और पावर रूल भी अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों लोगार्थम सिंगल है, तो इनका लोगार्थम सिंगल कर लेते हैं। तो देखना जरा, 1/3 लिख लिया, इन दोनों को सिंगल लोगार्थम में लिख लिया, तो log बेस में 5 आ गया और 8, ये अगर सिंगल लोगार्थम में लिखना है तो 8 को 27 से मल्टीप्लाई, लेकिन क्योंकि सिंगल लोगार्थम बनाने के लिए बेस सेम है होनी चाहिए, तो इसकी बेस सेम है, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 27 और माइनस log बेस 5 में आ गया बच्चों, ऊपर 3 आ गया, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 27 चेक कर लेते हैं। 8
मल्टीप्लाई बाय 27, 8 मल्टीप्लाई 27 क्या आता है 216, तो लिख लिया 1/3 और यहाँ पे लिख लिया log बेस में 5 और यहाँ पे 216 लिख लिया और माइनस log 5 बेस में और 3 लिख लिया। अब पावर क्योंकि अब पहला रूल क्या कहता है कि अगर पावर इस तरह हो तो शुरू में आ सकती है, लेकिन अगर शुरू में हो तो वापस लोग आटम के आगे जो आगे उसकी वैल्यू दी है उसके साथ जा सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों इक्वालिटी log 5 216 की पावर 1/3 माइनस log 5 बेस में और यहाँ पे 3। तो बच्चों 216 किसका क्यूब होता है 216 क्यूब होता है 6 का, तो पावर 1/3 आ गया। तो मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ, कैलकुलेटर पे लिख लो चाहे 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना हो गया 216, यानी 6 की पावर 3 इज इक्वल टू 216 होगा। तो ठीक है, तो क्योंकि मुझे यहाँ पे पावर्स काटनी थी तो मैंने यहाँ पे ऐसे लिख लिया, ठीक हो गया, माइनस log बेस में 5 और यहाँ पे 3 आ गया। अभी देखो पावर से कट गई तो यहाँ पे बच्चों के आंसर हमारे पास आ गया log बेस में 5 और यहाँ पे 6 आ गया माइनस log बेस में 5 और यहाँ पे 3 आ गया। तो क्योंकि आपस में माइनस हो रहा है तो सिंगल लोगार्थम में सिंगल जो बेस सेम है तो आपस में डिवाइड हो जाएगा 6/3, 3 1 3 3 2 6, तो log बेस में 5 और ये जो बड़ी वैल्यू है यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक हो गया, तो ये आसान था कि मुश्किल था? बिल्कुल आसान सा था ना, ये तो बिल्कुल सिंपल सा था, मतलब लग रहा था कि इतना कॉम्प्लेक्स हो सकता है, लेंथी हो सकता है, लेकिन ये तो बिल्कुल फ्लो के साथ ये सॉल्व होगा। तो इसकी पावर इसका आंसर क्या गया log 5 और बेस में 5 और आंसर मतलब यहाँ पे 2 आ गया। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास एक और क्वेश्चन इसी के साथ सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8, फिर उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, पहले क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में वो क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 में वो कह रहा है हमें क्वेश्चन नंबर 8 में वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में वो ये बात कह रहे हैं कि हमने ना लोगार्थम इसको एक्सपेंड करना है, लाइक यहाँ से जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था ना कि यहाँ से सिंगल में लेके आए, अब सिंगल से एक्सपेंशन में जाना चाहिए, सिंगल से लोगार्थम दिया में इन सबको एक्सपेंडेड फॉर्म में लेके जाना है। तो बच्चों इसके एक्सपेंडेड फॉर्म बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनको जरा सेपरेटेशन जरूरी है वो कर लेते हैं। ठीक हो गया, ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे सोल्यूशन राइट डाउन कर लेते हैं क्योंकि पावर रूल्स और क्वेश्चन रूल तो अप्लाई नहीं होगा, डिवीजन के फॉर्म में कोई भी नहीं है, एक पावर रूल अप्लाई होगा और बाकी प्रोडक्ट रूल अप्लाई होंगे। तो मैं लिख लेता हूँ कि log x y और z की पावर 6। तो पहले बच्चों में पावर रूल लिखने के प्रोडक्ट लिख लूंगी पहले, क्योंकि प्रोडक्ट यूज हो रहा है पहले मैं प्रोडक्ट लिखता हूँ। प्रोडक्ट रूल के मुताबिक अगर नंबर्स आपस में बेस सेम हो और अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो आप उनको अलग-अलग करके log bx प्लस log by की फॉर्म में लिख सकते हो। और दूसरा रूल बच्चों क्या है, दूसरा रूल के मुताबिक पावर रूल है कि अगर log bx की पावर n हो तो पावर शुरू में आके log के बाकी एज इट इज चीजें रह सकती हैं। ठीक है, बात समझ आ गई ना इस चीज की? अब इसको देख लेते हैं। ठीक हो गया, तो सबसे पहले यहाँ पे क्योंकि प्रोडक्ट आ रहा है तो प्रोडक्ट के लिए मतलब प्रोडक्ट के फॉर्म में ये वाला रूल अप्लाई होगा कि सबको अलग-अलग करके लिख सकते हैं। तो log x अलहदा प्लस log y अलहदा प्लस log z की पावर 6 अलहदा। तो अब मजीद सॉल्व नहीं हो सकता ना, लेकिन ये जो पावर है ये पावर तो सॉल्व हो सकती है ना। पावर कहाँ आ जाएगी, शुरू में आ जाएगी इस पावर रूल के मुताबिक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा log x प्लस log y प्लस 6 log और यहाँ पे कुछ और जगह z आ जाएगा। तो यहाँ से कोई मुश्किल नहीं थी, तो सिंपल एक्सपेंशन का रूल अप्लाई करके हमने इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 8 यानी एक्सपेंड करना था लोगारिथम्स का रूल यूज करके, जिसको एक्सपेंड कर दिया। ठीक हो गया, अब अगला देखो log बेस में 3 है और अंडर रूट होल के ऊपर अंडर रूट और उसकी जो 6 है और अंदर m की पावर 5 और n की पावर 3 है, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये भी देख लेते हैं कितना मुश्किल है, जो देखने में मुश्किल लग रहा है देख लेते हैं कितना मुश्किल है। घबराने की बात बिल्कुल नहीं है, मैं हूं ना, मैं इसको सॉल्व भी देखो करवा देता हूँ आपको। ठीक हो गया, तो 6 और यहाँ पे n की पावर 5 और n की पावर 3 आ गया। ठीक हो गया, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले तो इसके फॉर्मूला अप्लाई कर लिए। पहले फॉर्मूला कौन सा होगा, ये कुछ मुझे प्रोडक्ट के नजर आ रहे हैं और मुझे एक चेंज ऑफ बेस का फॉर्मूला नजर आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि बेस नीचे है ना, तो मुझे लगता है चेंज ऑफ बेस वाला भी इम्प्लाई होगा। और उसके बाद और कौन सा होगा, प्रोडक्ट रूल लग रहा है, तो प्रोडक्ट रूल का भी फॉर्मूला इम्प्लाई होगा। तो इसको देख लेते हैं जो उन्होंने फॉर्मूला अप्लाई कर, लेकिन मेरे ख्याल से बेसिस को सेपरेट नहीं करना, क्योंकि बेस को सेपरेट करोगे वो तो इतना वो खिचड़ी पक जाएगी। तो सिर्फ इसको ये जो ये है ना ये वाली चीज बेसिस को सेपरेट सेपरेट करके लिख लेते हैं। तो सिर्फ इसका दो फॉर्मूला इम्प्लाई होंगे, एक तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा तो उसके मुताबिक क्या है कि log b
एक्स वाई है तो वो अलग-अलग यानी log b x प्लस log b y के फॉर्म में लिख सकते हो। दूसरा फॉर्मूला होगा कि log b x b पहले मैंने लिखा नहीं, x की पावर n होगा तो n शुरू में यानी पावर शुरू में लिख के बाकी log b में बेस एज इट इज और x एज इट इज ही रहेगा। ठीक हो गया? तो देख लो उसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। पहले इसको बच्चों ये अंडर रूट की पावर 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि log बेस में 3 ये तो नहीं चेंज होगा, लेकिन m की पावर 5 और n की पावर 3 की पावर 1/6। पता नहीं मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने सिंपल क्या किया, ये जो अंडर रूट था ना, ये अंडर रूट की पावर, ये अंडर रूट में जो 6 था तो इसको मैंने होल की पावर 1/6 में लिख दिया। तो अब जो एक्सपेंशन के रूल के मुताबिक अगर आप इसको शुरू में लेके आना चाहो तो इस शुरू में लेके आ सकते हैं ना, तो log के शुरू में आ गया 1/6 आ गया और यहाँ पे क्या बच गया log बेस में 3 और m की पावर 5 और n की पावर 3 आ गया। ठीक है बच्चों? अब देखो यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल के मुताबिक दोनों को सेपरेट सेपरेट, क्योंकि बेस सेम है तो दोनों को सेपरेट सेपरेट करके लिख सकते हैं। तो 1/6 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा log बेस में 3 m की पावर 5 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा log बेस में 3 और n की पावर 3। तो बच्चों इसको मजीद सोल्व करना है, मजीद सोल्व अगर करना है तो उसकी पावर्स को भी शुरू में ले आते हैं, तो उसकी पावर्स को भी शुरू में ले आते हैं 1/6। तो देखो पावर शुरू में आ जाएगी तो आ जाएगी 5 log 3 की m बेस में 3 और m प्लस यहाँ पे भी 3 शुरू में आ गया और log बेस में 3 और n आ गया। ठीक है? तो अगर आप इसको मजीद सोल्व करना चाह रहे हो तो मजीद कर लो, लेकिन अगर आप यहाँ तक करना चाह रहे हो तो यहाँ तक कर लो। तो यहाँ पे अगर मजीद सोल्व करोगे तो एक स्टेप आपका आ जाएगा 5/6 यानी मल्टीप्लाई कर लोगे log बेस में 3 और m प्लस 3/6 है तो 3 1 3 3 2 6 यानी 1/2 log 3n। ठीक है? तो ये करना चाहो या ये करना चाहो दोनों मतलब ठीक है। ठीक हो गया? तो आप इन दोनों में से जो समझिए सॉल्व कर लो तो दोनों ही ठीक है। ठीक हो गया? क्योंकि आपने तो सिर्फ लोग आइटम्स को सेपरेट करना था ना, तो सिंप्लीफिकेशन आप अगर करना चाह रहे हो सिंप्लीफिकेशन कर लो, लेकिन अगर आप सिंप्लीफिकेशन नहीं करना चाह रहे तो भी ठीक है। ठीक हो गया? अब लास्ट पार्ट भी हमने पहले भी वैसे किया था, इससे मिलता जुलता पार्ट हमने पीछे भी किया था, लेकिन इसको भी सॉल्व कर लेते हैं और इसके बाद छोटा सा ब्रेक लेंगे और फिर क्वेश्चन नंबर जो 9 और 10 है तो उसको कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में वही जो लोगारिथम की टेबल की वजह से हमने लॉग लेना सीखा था वही करना है, और क्वेश्चन नंबर 10 में हमने क्या करना है, एक छोटा सा स्ट्रेट वाला क्वेश्चन है जैसे हमने लास्ट पार्ट में किए थे ना, अभी जो पिछली वीडियोस में हमने किया था, जो बिल्कुल इससे पिछला लेक्चर है जो उसमें वो तकरीबन क्वेश्चन नंबर 9 और 10 से मिलते जुलते क्वेश्चन ही किए थे, तो उसको स्टार्ट कर देंगे। ठीक होगा? तो यहाँ पे सोल्यूशन लिख लिया बच्चा छोटा सा। तो सोल्यूशन के बाद सबसे पहले क्वेश्चन वाज इट इज log अंडर रूट और 8 की पावर 8 into x की पावर 3 लिख लिया। तो बच्चों इसको log लिख लो पहले और अंडर रूट लिख सकते हो ना 8x की पावर 3 ओवर और 1/2 आ गया। ठीक हो गया? तो अंडर रूट को मैंने 1/2 की फॉर्म लिख लिया, क्योंकि एक्सपेंड करना है तो एक्सपेंड का मतलब है चीजों को जितना खींच के खोल लो तो उतना हमारे लिए आसानी होगी। तो यहाँ पे दो फॉर्मूले अप्लाई होंगे, एक तो पावर रूल अप्लाई होगा और एक प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। तो पहले तो मैं पावर रूल का फॉर्मूला लिखता हूँ। पावर रूल के मुताबिक log b x की पावर n है तो पावर शुरू में आ जाएगी log b x आ जाएगा। ठीक हो गया? और दूसरा अगर फॉर्मूला है log b, अगर दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनको सेपरेट करके प्लस को राइट कर सकते हैं, log b x प्लस log b y। तो मेरे ख्याल से जितनी बार मैंने फॉर्मूलाज आप बार बार राइट कर दिए तो आपके लिए तो ये 4 लॉज ऑफ लोगारिथम इतने पक्के हो गए होंगे कि अब आप कभी भी नहीं भूलोगे, है ना? तो यहाँ पे पहले तो फॉर्मूला शुरू में लिख लो तो 1/2 आ गया और log 8x की पावर 3 आ गया। बच्चों 8 किसका क्यूब होता है? 8 2 का क्यूब होता है ना, पहले वो लिख लो। यहाँ पे ऐसे कर लो, पहले इसको लिख लो log 2 का क्यूब लिख लो और x की पावर 3 लिख लो। ठीक हो गया? तो पता है 2 ये देखो 2 2 जार 4 4 2 जार 8, यहाँ पे साइड पे चेक कर लो 8 2 2 2 4 जार 8 2 2 जार 4 और 2 1 जार 2। ठीक है? तो 2 की पावर 3। तो अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा तो 1/2 अब सेपरेट करके लिखेंगे ना 8 2 की पावर 3, या यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा लो क्योंकि ये सबके ऊपर है ना, सबकी पावर है ना 1/2, तो वो शुरू में आई है तो इसलिए ब्रैकेट लगा लो कि होल के साथ है 2 की पावर 3 और यहाँ पे प्लस लिख लो और यहाँ पे आ जाएगा log x की पावर 3। तो अब यहाँ पे मजीद सॉल्व हो सकता है तो ये पावर शुरू में आ सकती है तो 1/2, तो यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगा 3 log 2 प्लस 3 log x आ गया। तो इसको भी आप मजीद सॉल्व करना चाहो तो मजीद सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर आप यहीं पे रखना चाह रहे हो तो इसको यहीं तक रख सकते हो। तो अगर आप कह रहे हो तो इसको मजीद सॉल्व करवा दो कि यहीं पे रखना, अगर आप इसको मजीद सॉल्व करना चाह रहे हो तो मजीद सॉल्व इसको कर लो। ये देखना जरा यहाँ पे मतलब अगर 3 कॉमन ले लो, ये देखो यहाँ पे भी 3 आ रहा है, यहाँ पे भी 3 आ रहा है, 3 कॉमन ले लो तो 3/4
2 ले लो और यहाँ पे सिर्फ आ जाएगा log 2 आ जाएगा और प्लस यहाँ पे log x आ जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा इसका आंसर आ जाएगा। तो अब इसको इस तरह ही कर लो। अंदर अंदर वाले क्या झंझट में पड़ोगे, ये देखो दोनों में मैंने 3 कॉमन ले लिया बाहर और सिंपली इसका आंसर 3/2 इंटू log 2 प्लस log x आ गया। तो ये क्यों मैंने ब्रैकेट लेता है, क्योंकि दोनों के ऊपर ये क्या कहते हैं, ये पावर है ना, तो इसलिए दोनों के ऊपर पावर है, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट के साथ बता दिया कि भाई अगर आप इसके पावर्स को दोबारा रिवर्स की तरफ लेके जाओगे तो दोनों के ऊपर पावर है, एक ऊपर करके इसको गलती ना कर देना, तो इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दी ताकि हमें याद रहे कि दोनों के ऊपर ये पावर है। तो इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 और 10 की तरफ चलते हैं। तो ब्रेक के बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 को दोबारा स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ मतलब जो उसने नंबर्स दिए हुए हैं उनकी वैल्यूज हमने निकालनी है लोगारिथम टेबल की मदद से। अब लोगारिथम टेबल भी ठीक है कि, लेकिन आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हो, लेकिन क्योंकि उसने खुद लोगारिथम टेबल की मदद से कहा हुआ है तो हमने लोगारिथम की टेबल की मदद से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब मैंने ना कुछ चीजें यानी कुछ ये सबके ना लोगारिथम्स निकाल के साइड पे लिख लिए। तो मैंने क्यों ऐसा किया कि बार बार बुक की जरूरत ना पड़े, तो बुक्स के से ही देख के मैंने किया है, ठीक है। तो आपको मेथड समझा दूंगा, सिर्फ एंटीलोप दोबारा बुक से देख के हर क्वेश्चन का ले लेंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए कि बुक बार बार हमारे मतलब वीडियो में बार बार उसका अमल दखल नहीं होगा और बार बार आपको अजीब सा नहीं लगेगा, ठीक हो गया। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर 1 देखते हैं। तो सबसे पहले एज इट इज इसको राइट कर लेते हैं, तो 68.24। तो बच्चों अब इसको लेट कर लेते हैं x इक्वल, जैसे पहले लेट करते हैं ना x इक्वल, तो यहाँ पे लेट कर लिया x इक्वल है, तो दोनों तरफ का लोगारिथम ले लेंगे, तो log ऑफ x इज इक्वल टू 3/68.24, ठीक हो गया। तो पता है ना log x इज इक्वल टू, तो यहाँ पावर लगेगी, यानी पहले यहाँ पे log मैंने लिखा नहीं, यहाँ पे log भी लिख लो, तो log लिख लो और 68.24 की पावर 1/3। तो पावर बच्चों लोग शुरू में आ जाएगी ना, पावर रूल के मुताबिक पावर कहाँ पे आ जाएगी, शुरू में आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा log 68.24। तो log 68.24 यानी अभी इसका log चेक करना है, तो मैंने ये देखो साइड पे लिख दिया log 68.24। तो सबसे पहले इसकी करेक्टरिस्टिक्स निकालो और मिट्टी अपनी निकालो। तो करेक्टरिस्टिक्स और मिट्टी को जब प्लस कर लेते हो तो लोगारिथम का आंसर हमारे पास आ जाता है। तो बच्चों इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, तो पॉइंट्स पहले कितने डिजिट पड़े हैं, 2 डिजिट पड़े हैं, और क्योंकि ये रूल 1 अप्लाई हो रहा है, रूल 1 क्या है कि नंबर ग्रेटर देन 1 है, सबसे पहला इंटीग्रल पार्ट रूल 1, तो यानी उसमें जो जितने भी पॉइंट्स पहले डिजिट है वो लिखो और उसको -1 कर दो, तो 2 - 1 कितना होता है, 1 होता है, तो 2 - 1 1 आ गया। अब इसका मिनटी से चेक करना है, यानी 68 का पेयर बनाओ, उसको 2 पे चेक कर लो, फिर उसको जो आंसर आएगा उसको प्लस कर लो 4 के मीन डिफरेंस के साथ। तो 68 का मैंने 2 पे, लोगारिथम टेबल से आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, साथ लोगारिथम टेबल रख लो। 68 को जब 2 पे चेक करोगे तो उसका आंसर आएगा 8338। तो उसको जब उसमें 4 पे उसका मीन डिफरेंस 68 पे चेक करोगे वो 3 आ जाएगा, तो इन दोनों को आपस में प्लस करोगे तो आ जाएगा 8341। लेकिन क्योंकि मिंटीसा डेसिमल पार्ट होता है तो 0.8341। अब 1 में 0.8341 को प्लस करोगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1.8341, यानी इस नंबर का लोगारिथम हमारे पास क्या आ गया, log ऑफ x इज इक्वल टू 1/3 और 1.8341 आ गया। अब इसको बच्चों इसको इस नंबर पे डिवाइड कर लो, जब इसको नंबर पे डिवाइड कर लोगे फिर इसका एंटीलॉग ले लेंगे तो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो एक मिनट मैं जरा कैलकुलेटर पकड़ लूं और इसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं, तो 1.8341 को डिवाइड कर लेते हैं बच्चों 3 पे, तो 3 पे डिवाइड करने से आंसर आया 0.6113, ठीक हो गया। तो 0.6113 लिख लेंगे और उसके बाद उसका एंटीलॉग ले लेंगे। तो लिख लेते हैं log ऑफ x इज इक्वल टू 0.6113, 4 डेसिमल के बाद 4 टर्म्स बस रख लो। अब ये लोग है इधर आके एंटीलॉग हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू एंटीलॉग, याद है ना ये 2.4 के लास्ट क्वेश्चन हमने इस तरह किए हुए थे जो हमने लोगारिथम की मदद से टेबल की मदद से सॉल्व करना था। तो एंटीलॉग ऑफ 0.6113। तो अब इसको आप सिंपली भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन क्योंकि लोगारिथम के टेबल की मदद से सॉल्व करना है तो यहाँ पे मैं एंटी लोगारिथम इसका ले लेते हैं। तो बच्चों इसका एंटी लोगारिथम चेक कर लेते हैं। तो 61 को पहले 3 पे चेक कर लेंगे
और 61 को 0.61 का पेयर बना के 1 पे चेक कर लेंगे, फिर उसका डिफरेंस के साथ देख लेंगे। और ये जो डेसिमल ये पॉइंट से पहले वाला पार्ट है तो उसका मुताबिक डेसिमल आगे शिफ्ट होना है कि पीछे शिफ्ट होना है। तो यहाँ पे तो पॉइंट से पहले इंटीग्रल पार्ट जो है वो 0 है, तो यहाँ ये सिर्फ पहले टर्म के फौरन बाद डेसिमल आ जाएगा। पता है ना, पहले टर्म के फौरन बाद आंसर में डेसिमल होता है, और ये जो इंटीग्रल पार्ट होता है, ये पॉइंट के पहले वाला पार्ट होता है, ये हमें बताता है कि पॉइंट ने आगे शिफ्ट होना है कि पीछे शिफ्ट होना है। तो इसके मुताबिक पॉइंट ने आगे पीछे शिफ्ट होना है, इसको चेक कर लेते हैं। तो एंटी लॉग ऑफ यहाँ पे लिख लेता हूँ साइड पे, एंटी लॉग ऑफ लिख लेते हैं, एंटी लॉग ऑफ 0.6113। तो 611.61 का पहले चेक कर लेते हैं 1 के साथ, फिर 3 के साथ चेक कर लेते हैं। तो बच्चों एंटी लॉग का टेबल देख लेते हैं। 0.61 का पहले 1 पे, फिर 3 पे। तो 0.61 को पहले 1 पे चेक कर लो। 0.61 को जब 1 पे चेक करोगे तो आंसर आ जाएगा 4083। तो 4083 को जब प्लस कर लोगे 4083 में, उसके बाद 3 पे चेक करना है। 4083 को 3 और उसका मीन डिफरेंस 3 पे इसका चेक करना, तो वो 3 आ गया। 4083 और 3 4086, यानी इसका आंसर आ गया, मतलब इसका आंसर आ गया 4083। 0.61 का 1 पे चेक करने से आया, और 3 के साथ चेक करने से ये 3 आ गया, तो 4086 आ गया। लेकिन हमें पता है कि एंटी लॉग जब लेते हैं तो पॉइंट यहाँ पे सबसे पहले सबसे पहले टर्म के फौरन बाद पॉइंट होता है। तो अभी पॉइंट को आगे भी अभी शिफ्ट करना, वो कौन सी चीज बताती है, वो इंटीग्रल पार्ट यानी पॉइंट से पहले वाला पार्ट एंटी लॉग बताता है। लेकिन पॉइंट से पहले तो 0 है ना, तो इसका मतलब है इसको पॉइंट कहीं भी शिफ्ट नहीं होगा, तो ये हमारा एज इट इज आंसर आ जाएगा। तो इस जो वैल्यू का आंसर हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 4.086। ठीक हो गया। तो बच्चों आप इसको चेक भी कर सकते हो, यानी आप मतलब ये है ना जो 68.24 की पावर 1/3 ले लो, तो तब भी आंसर यही आएगा हमारे पास। ठीक हो गया। तो ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। आप ये देखो यहाँ पे सिंगल वैल्यू दिया है, यहाँ पे डबल और यहाँ पे ज्यादा वैल्यूज नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में वो बच्चों को यही कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है कि 319.8 मल्टीप्लाई बाय 3.543। तो सबसे पहले इसको लेट कर लेते हैं x के इक्वल। तो यहाँ से सबसे पहले इसको सोल्यूशन में x के इक्वल लेट कर लिया, तो x इज इक्वल टू log, यहाँ पे भी पहले तो चलो दोनों तरफ log, चलो यहाँ पे भी log लिख लो, log ऑफ x। यहाँ पे इसको x के इक्वल यहाँ पे लेट कर लिया, और सोल्यूशन में इसका दोनों तरफ का एंटी लॉग ले लिया, तो log ले लिया, तो log ऑफ x इक्वल टू log ऑफ 319.8 और मल्टीप्लाई बाय 3.543। तो बच्चों अब प्रोडक्ट रूल याद है ना लोगारिथम का, यहाँ पे चलो मैं लिख देता हूँ। लोगारिथम के प्रोडक्ट रूल के मुताबिक क्या क्या दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बी एक्स वाई अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो log बी एक्स प्लस log बी वाई सेपरेट होके आ जाएगा। ठीक हो गया। तो लोगारिथम के रूल के मुताबिक इनको सेपरेट जरा कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेपरेट करने से क्या आएगा, log x इज इक्वल टू log 319.8 प्लस log 3.543। तो बच्चों इसका log चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे log ऑफ x एज इट इज रहेगा, तो यहाँ पे log 319.8 का मैं चेक कर रहा हूँ, तो ये देखो मैंने log 3.98 का लिखा। तो पहले इसकी करेक्टरिस्टिक्स चेक के लिए, तो करेक्टरिस्टिक्स क्या जो इंटीग्रल पार्ट्स है यानी पार्ट्स पहले वाले पार्ट्स हैं वो कितने हैं, 3 है ना, तो 3 लिख लिया 3 - 1, क्योंकि रूल 1 अप्लाई हो रहा है ना इस पे, तो रूल 1 के मुताबिक 3 - 1 इज इक्वल टू 2 आ गया। और मेंटिसा क्या होता है, 31 का पेयर बनाओ, उसको पहले 9 पे चेक कर लो, उसका लोगारिथम उसको 8 पे मेन डिफरेंस पे ऐड कर लो। तो 31 का जब मैंने 9 पे चेक किया लोगारिथम के टेबल में, तो 5038 आ गया। अब प्लस और 31 को 31 का 8 के साथ मेन डिफरेंस ऐड करना है, तो 11 आ गया। तो इसका आंसर क्या आ गया, क्योंकि ये इंटीग्रल पार्ट तो नहीं है, डेसिमल पार्ट होता है, तो इन दोनों को प्लस करके 5049 तो आंसर आया। लेकिन 5049 के आंसर को हमने पॉइंट में लिखना है, तो 0.5049, क्योंकि मेंटिसा तो 0 पॉइंट की फॉर्म में होता है, नहीं डेसिमल की फॉर्म में होता है। आप इन दोनों को आपस में प्लस कर लोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2.5049। तो इसका आंसर आ गया 2.5049 प्लस अब log 3.543 आ गया। तो बच्चों इसकी प्रैक्टिस चेक कर लो, तो 1 - 1 क्योंकि डेसिमल से पहले कितने डिजिट पड़े हैं, 1 पड़े हैं, तो 1 - 1 क्या आ गया, 0 आ गया। अब इसका मेंटिसा चेक कर लो। अब मेंटिसा में क्या बच्चों करना है, तो 35 को पहले पेयर बनाओ, उसको 4 पे चेक कर लो,
और उसका log 4 पे चेक कर लो और 3 के साथ उसका मीन डिफरेंस चेक कर लो। तो 35 को 4 के साथ पेयर बनाया, तो पहले 35 को 4 के साथ लोगारिथम चेक किया पेयर बना के, तो 5490 आ गया। अब 5490 में कितना प्लस करना है कि जो 35 का पेयर मीन डिफरेंस बना के मीन डिफरेंस 3 के साथ आता है, मीन डिफरेंस 3 के साथ 4 आ गया, तो 5490 प्लस 4, तो आंसर आ गया 5494। लेकिन क्योंकि मिंटीसा डेसिमल पार्ट होता है तो 0.5494। अब इन दोनों को आपस में प्लस करोगे तो आंसर आ जाएगा 0.5494। ठीक हो गया। अब इन दोनों को सिर्फ आपस में प्लस कर लो। तो देखो यहाँ पे मैं इसको प्लस कर देता हूँ। ये देखो मैंने ये पहले सोल्व किया हुआ था साइड पे, आप इसको एज इट इज भी कर सकते हो। क्या कहते हैं, मैंने सिर्फ क्योंकि वीडियो अच्छी खासी पहले लेंथी हो गई है ना, तो इसलिए मैंने कहा इस पार्ट को पहले कर लेता हूँ ताकि हम सिर्फ एंटीलॉग्स में ही कर ले। तो मैंने सारे पार्ट ये जो इसके तीनों पार्ट के ना लोगारिथम्स मैंने पहले फाइंड आउट किए हुए हैं, लेकिन मैंने लोगारिथम के टेबल की मदद से किया है। लाइक मैंने लोगारिथम के टेबल्स की मदद से यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है, सिर्फ मैं वो बुक में वो नहीं दिखा रहा, आप बुक से उसको देख लेना। लेकिन एंटीलॉग देख लो, एंड पे आपके सामने सोल्व कर रहा हूँ, क्योंकि लोगारिथम के टेबल तो मैं लिख लो, लेकिन एंटी लोगारिथम तो तब तक नहीं ना आएगा जब तक मैं उसको सॉल्व नहीं करूंगा। अच्छा, इसको दोनों को प्लस कर लिया तो आंसर हमारे पास क्या गया 3.0543। तो 3.0543 आ गया। तो यहाँ पे लिख लिया log ऑफ x इज इक्वल टू 0.3543। अब जो ये x log इधर आके एंटी लॉग हो जाएगा, तो x इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.3543। तो अब एंटी लॉग चेक करना है तो इसको चेक कर लेते हैं। तो एंटी लॉग चेक करना आता है ना, एंटी लॉग इधर लिख लेते हैं। एंटी लॉग ऑफ किसका चेक करना है, एंटी लॉग चेक करना है हमें 0.3543। तो एक बात तो समझ आ गई कि पॉइंट से पहले क्योंकि जीरो है तो यानी पॉइंट सिर्फ पहली टर्म के आगे रहेगा, यानी इधर कोई पहली टर्म आएगी उसके अब सिर्फ आगे पॉइंट रहेगा, तो क्योंकि पॉइंट आगे पीछे शिफ्ट नहीं होगा, क्योंकि जो इंटीग्रल पार्ट है वो तो जीरो है। तो 0.35 को पहले 4 पे चेक कर लेते हैं, फिर 3 पे चेक कर लेते हैं। तो 0.35 को 0.35 को पहले 4 पे चेक कर लेते हैं। 0.35 को 4 पे चेक किया हमने तो 2259 आ गया, मैंने कैलकुलेटर पे लिख लिया 2259 प्लस उसका फिर मीन डिफरेंस किस पे चेक करना है, मीन डिफरेंस चेक करना है 3 पे। तो 0.35 का मीन डिफरेंस चेक करना है 2259 और उसका मीन डिफरेंस चेक करना है 3 पे। तो मीन डिफरेंस 3 पे आ गया बच्चों, प्लस 2 आ गया। तो 2259 को 2 में प्लस किया तो 2261 आ गया। ठीक है ना, तो 2261 आप लिख लेते हैं, तो इसको लिख लो 2261। तो एंटी लॉग ऑफ क्या मैंने सही किया, एक मिनट, अच्छा 2261 आ गया। और अच्छा यहाँ पे देखो, अब ने तो एक गलती की, पहले तो ये देख लो ना, मैं इसको प्लस को देख रहा था, ये हमारी तो वैल्यू तो बड़ी होनी चाहिए, तो वैल्यू बड़ी क्यों नहीं। तो 2.5049 प्लस 0.5494। तो मैं आपसे बात करते करते मुझे लगता है मैं सही तरह वैल्यू नहीं लिखी, 3.5043। अच्छा, तो मैंने 0.3543 लिख लिया, मैंने लिखना था, हालांकि मैंने लिखना था 3.0543। ठीक हो गया, 3.0543। ठीक हो गया। तो यहाँ पे भी लिख लोगे x इज इक्वल टू 3.0543। तो ठीक है, तो अब इसका एंटी लॉग ले लोगे, एंटी लॉग। बात समझ आ गई ना। शायद मैं वीडियो में बात कर रहा था आपसे, तो मैंने कैलकुलेटर पर सही तरह ध्यान नहीं दिया, तो यहाँ से गलती होगी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 3.0543। तो यहाँ पे भी लिख लो 3.0543। तो 3.0543। अब ये पॉइंट्स ये बताएंगे कि हाँ अब 3 है तो यानी 0.3 आगे शिफ्ट होंगे। तो 0.05 को 4 पे चेक कर लेते हैं, फिर 3 पे चेक कर लेते हैं। तो 0.05 को यहाँ पे मैं रख लेता हूँ। तो 0.05 को पहले 4 पे चेक कर लेते हैं। 0.05 को ये देखो 0.05 को 4 पे चेक किया, तो 4 पे चेक करके आ गया 1132, और उसको फिर 3 पे चेक कर लिया, तो 1132 में 1 प्लस किया तो 1133 आ गया। ठीक है, तो इसको करके लिख लेते हैं जरा 3.0543। अब उसका एंटी लॉग लेंगे तो 11, ये देखो 11 0.5 पे कितना 1130 पे, और उसके सॉरी 4 पे 0.5 को 4 पे चेक करना है, तो 1132 और 1 पे 3 पे मेन डिफरेंस, तो 1132 और 11133 आ गया। तो यहाँ पे लिख लिया 1
0.133 आ गया। अब इस 3 ने बताना है कि पॉइंट्स कितने शिफ्ट होने, आगे 3 शिफ्ट होने, तो 1 2 3 3 पॉइंट आगे शिफ्ट किए, तो ये क्या बन गया 1133। तो यानी x की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू 1 1 और 3 1। ठीक हो गया, तो ये 1133 हो गया 1133। तो ये इसके साथ इसका आंसर आ गया। तो थोड़ा सा यहाँ पे हमने छोटी सी एक मिस्टेक कर दी कि मैंने कैलकुलेटर पे सही तरह वो वैल्यू नहीं देखी, तो यहाँ पे हमने 0.3543 लिख दिया, 3.0543 लिखना था। ठीक है, तो इसी के साथ लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं और उसके बाद सिर्फ एक क्वेश्चन नंबर 10 रह जाता है, तो उस क्वेश्चन नंबर 10 को भी सोल्व कर लेंगे। ठीक हो गया, तो अब लास्ट पार्ट में बच्चों क्या कह रहे हैं, लास्ट पार्ट में वो कह रहा है कि दो नंबर्स हैं, उनको आपस में मल्टीप्लाई किया हुआ है, फिर डिवाइड किया हुआ है, और मतलब थोड़ा सा लेंथी है, समझ लो। अगर लेंथी है तो ऑब्वियसली अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन ही आएगा, अगर कभी अगर ये बोर्ड के ऊपर में आता है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सोल्यूशन लिख लेते हैं सबसे पहले, तो इस नंबर को x के इक्वल कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू 36.12 मल्टीप्लाई बाय 750.9 डिवाइड बाय 113.2 मल्टीप्लाई बाय 9.98। तो दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, तो लिख लो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ का बच्चों लॉग ले लो, तो क्या आ जाएगा, log of x इज इक्वल टू log of 36.12 मल्टीप्लाई बाय 750.9 डिवाइड बाय 113.2 मल्टीप्लाई बाय 9.98। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन रूल लगेगा, यानी अगर ये दोनों आपस में डिवाइड हो रही हैं तो log सेपरेट करके क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगे। तो log of 36.12 मल्टीप्लाई बाय 750.9 माइनस, यहाँ पे log, पहले ब्रैकेट लगा लो, हाँ यहाँ पे ब्रैकेट लगा लो, क्योंकि माइनस है ना, तो माइनस में दोनों की वैल्यू चेंज करनी है, तो माइनस log 113.2 मल्टीप्लाई बाय, और यहाँ पे भी ब्रैकेट लगा लो, और ये क्या आ गया 9.98। ठीक हो गया, तो अब यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे क्योंकि प्रोडक्ट रूल लग रहा है, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग रहा है, तो लोग जब सेपरेट होंगे तो प्लस हो जाएंगे ना, तो लोग 36.12 प्लस लोग 750.9, तो प्लस माइनस माइनस लोग, अच्छा वो मैं यहाँ क्यों नहीं कर रहा कि वो यहाँ पे ना फिर वो चलो यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पे कर देते हैं। तो यहाँ पे आ गया माइनस लोग और 113.2 प्लस माइनस माइनस लोग 9.98। ठीक है, तो बच्चों इसका लोग चेक कर लेते हैं। तो लोग 36.12 का मैंने चेक किया हुआ है, 36.12 का पहले मल्टी से चेक कर लेंगे, तो 36 है, तो इन दो वैल्यूज है पॉइंट से पहले, तो 2 माइनस 1 1 आ गया। फिर 36 का 1 के साथ लोगारिथम टेबल में चेक कर लेंगे, तो 5575 आ जाएगा। फिर 36 को पे का 2 के साथ मेन डिफरेंस चेक कर लेंगे, तो 2 आ जाएगा। तो 5575 में जब 2 प्लस करोगे तो 5577 तो आएगा, लेकिन 0.5577, क्योंकि मंटीसा तो डेसिमल पार्ट होता है। अब इन दोनों को प्लस कर लोगे तो 1.5577 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह जब लोग लोगे 750.9 का, तो पॉइंट से पहले 3 डिजिट है, 3 माइनस 1 2 आ गया। अब इसका मिनटीसा लोगे तो 75 का मिनटीसा लोगे, सबसे सॉरी 75 को पहले मीन डिफरेंस चेक कर लोगे 0 के साथ, 75 को जो मीन डिफरेंस सॉरी 75 का लोगारिथम टेबल में सबसे पहले चेक करोगे 0 के साथ, 75 को जब 0 के साथ चेक करोगे तो हमारे पास 8751 आ जाएगा लोगारिथम टेबल में। आप इसको वेरीफाई कर सकते हो, अगर मेरी गलती है तो मुझे बता सकते हो, लेकिन ये मैंने वेरीफाइड करके लिखा है। उसके बाद 75 को 9 के साथ इसका मीन डिफरेंस चेक करोगे, तो 75 को जब 9 के साथ मीन डिफरेंस चेक करोगे तो आंसर आएगा 5। तो 8751 में 5 प्लस करोगे तो आ जाएगा 8756। तो 8756 तो आएगा, लेकिन 0.8756 क्योंकि मल्टीसा तो डेसिमल पार्ट होता है। 2 में 0.8756 प्लस करोगे तो 2.8756 आ जाएगा। इसी तरह लास्ट में थर्ड वे में क्या आ जाएगा कि log 113.2, तो पॉइंट से पहले 3 टर्म्स है, तो 3 माइनस 1 2 आ गया। मिनटी से क्या आएगा, 11 को पहले 3 पे चेक किया, 11 को 3 पे लोगारिथम टेबल में चेक किया, तो आंसर आ गया 0531। अब 0531 लिखना जरूरी है, 531 नहीं लिखना। 0531 लिखना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये इसका मिनटीसा डेसिमल पार्ट होता है ना, तो यहाँ पे जब अगर 539 लिख दोगे तो 0.539 आ जाएगा, लेकिन 053931 लिखोगे ना, जब इसको प्लस करेंगे, जैसे मैंने 11 के 2 के साथ मीन डिफरेंस चेक किया तो वो 8 आएगा। तो जब इसको प्लस करोगे ना, तो अगर यहाँ पे 0 नहीं लिखते तो 531 में प्लस करोगे तो 539 हो जाएगा, लेकिन मिनटीसा
0539 कब आएगा? जब ये 5 जो शुरू में ना ये लिखोगे, तो यानी ये वाहिद वो टर्म है, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट नहीं है ना, तो मेडिसा तो वो डेसिमल पार्ट होता है, तो पॉइंट के बाद जो जीरो है और इसके ये जो दरमियान में जो जीरो होते हैं ना, यानी इंटीग्रल पार्ट्स और पॉइंट के दरमियान जो जीरो होते हैं, और ये सॉरी नॉन जीरो पार्ट्स और पॉइंट्स के दरमियान जो जीरो होते हैं, ये बड़े खास अहमियत के हामिल होते हैं, क्योंकि याद है ना रूल नंबर 2 जो एमएनटीज का वो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स का, उसमें ये पॉइंट्स के बाद वाले और ये नॉन जीरो से पहले वाले जीरोस जो होते हैं, यही तो हमारा काम वहाँ पे करवाते हैं। ठीक हो गया? तो इन दोनों को प्लस करके तो इसका आंसर क्या आ गया? 2.0539। इसी तरह लास्ट लॉगरिथम है बच्चों 9.98 का। तो पहले तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स चेक कर लो, क्योंकि पॉइंट के पहले एक ही डिजिट पड़ा हुआ है, तो 1 - 1 0 आ गया। आप 99 को 8 पे चेक करोगे, तो 99 को 8 पे चेक करोगे तो इसका आंसर आएगा 991। तो 991 को जब इसको 0 में प्लस करोगे तो 0 पॉइंट यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0.9991। ठीक हो गया? तो 0.9991 आंसर आ गया। तो यहाँ पे देखो सबके लोगारिथम्स हो गए हैं, तो सबके लोगारिथम सिर्फ यहाँ पे राइट डाउन कर लो। देखो मैं सबके लोगारिथम साइड पे निकाल के सिर्फ इधर राइट कर रहा हूँ। तो ऑब्वियसली ये आपका इंक्लूडेड स्टेप ही है, लेकिन मैंने इसको साइड पे लिख दिया ताकि वो क्वेश्चन में मतलब वो अच्छा खासा वो फैल ना जाए क्वेश्चन। ठीक हो गया? तो साइड पे भी आप कर सकते हो टेबल्स बना के। पहला ये आ गया, और दूसरा क्या आ गया बच्चों? दूसरा है हमारे पास 2.8756। तो 2.8756 और माइनस लॉग 13.2 का क्या आंसर है बच्चों? 2.0539। 2.0539 माइनस, अब ये इसका लॉग क्या गया? 0.9991। अच्छा, पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज को ना अलग अलग पढ़ते हैं आप, 991 नहीं पढ़ सकते, ये पॉइंट्स के बाद अलग अलग वैल्यू शुमार होते हैं। 1 पॉइंट, अब देख लो 1.5577 प्लस 2.8756 माइनस 2.0539 माइनस 0.9991 आ गया। 999 है, मैंने फिर देखो 7 लिख दिया, 1 लिखना था, तो इसका आंसर आ गया 1.3803। तो 1.3803 लिख लिया, तो log ऑफ x इज इक्वल टू 1.3803। अब ये log इधर आके आ जाएगा, एंटी लॉग हो जाता है, x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 1.3803। तो पॉइंट से पहले वाले टर्म सिर्फ बताएगी कि पॉइंट ने कितना आगे शिफ्ट होना है जब इसका एंटी लॉग लेंगे। तो डेसिमल पॉइंट ये है 0.38 है, 0.38 को पहले 0 पे चेक कर लो, और 3 में फिर उसका मीन डिफरेंस देख लो, इन दोनों को आपस में प्लस कर लो, और ये पॉइंट जब लिखोगे एंड पे तो ये पॉइंट बताएगा, ये पॉइंट से पहले वाले टर्म बताएगी कि पॉइंट ने कितना आगे शिफ्ट होना है। तो इसको देख लेते हैं, तो इसको देख लेते हैं, एंटी लॉग यहाँ पे लिख लेता हूँ, एंटी लॉग ऑफ इसका ले लें 1.3803 का। तो यहाँ पे एंटीलॉग लिखा बच्चों, 0.38 को पहले 0 पे चेक कर लो, 0.38 है, 0.38 ये हमारे पास आ गया यहाँ पे। तो 0.38 को 0 पे चेक किया तो 2399 आ गया, 2399, तो 2399। अब उसको 0.38 को 3 पे चेक कर लो, 0.38 को मीन डिफरेंस पे उसका 3 पे चेक कर लो। तो 0.38 का मीन डिफरेंस 3 पे चेक किया तो आंसर आ गया 2, तो प्लस 2 आ गया। तो आंसर आ गया 2399 तो नहीं हो गया, 24 हो गया और 01 हो गया। तो पॉइंट यहाँ पे पड़ा होता है ना, तो अब इस पॉइंट से पहले वाले जो पार्ट ने बताना है कि पॉइंट कितना आगे शिफ्ट है, कितना पीछे शिफ्ट होना है, क्योंकि पॉजिटिव है तो इसका मतलब पॉइंट आगे की तरफ शिफ्ट होना है। तो इसका आंसर आ गया 20.1 आगे शिफ्ट हो गया, तो 24.01 इसका सिंपली हमारे पास आंसर आ गया। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो x इज इक्वल टू 24.01 आंसर आ गया। तो ये थोड़ा सा लेंथी था, लेकिन क्योंकि मैंने पहले इसको लोगारिथम्स के टेबल यहाँ पे बना दिए और लोगारिथम के टेबल की मदद से सॉल्व किया हुआ था, ये थोड़ा सा हमारा इसने टाइम कंज्यूम कम किया। तो आप जब करोगे, आप इसको प्रैक्टिस करोगे, तो आपके सामने तो लोगारिथम टेबल पड़ा होगा ना, तो आप तो लोगारिथम टेबल, मैंने भी वैसे लोगारिथम टेबल अपने सामने रखा हुआ था, लेकिन बस वो मैंने वीडियो को थोड़ा ट्रिम करने के लिए वो मैंने अलहदा से पहले सॉल्व इसको कर दिया। ठीक हो गया? तो अब लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं और इसके साथ इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। तो आई गेस ये 1 और प्लस की वीडियो हो जाएगी, लेकिन क्योंकि सिंगल लेक्चर है तो आपको सिंगल लेक्चर में पूरे चैप्टर 2 का निचोड़, लोगारिथम चैप्टर के पूरा आपको 2.1 से लेके 2.4 तक सारा निचोड़ मिल जाएगा। लाइक एक एक चीज इसमें एक्सपेंशन से लेके आप नॉर्मलाइजेशन की तरफ चले जाओ,
ये देखो एक्सपेंशन से स्टार्ट, पहले आप स्टार्ट करो साइंटिफिक से स्टार्ट करो, फिर ऑर्डिनरी जाओ, फिर आप लोगारिथमिक फॉर्म में लिखो, फिर एक्सपोनेंशियल में लिखो, फिर एक्स की वैल्यू निकालो, फिर उसके बाद लोगारिथम एक्सपेंडेड फॉर्म में उनको सिंगल फॉर्म में लिखो, फिर क्या कहते हैं अब सिंगल फॉर्म में है उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो, फिर उसके बाद टेबल्स की मदद से लोगारिथम को सॉल्व करो। ठीक हो गया। और लास्ट पार्ट क्या 2.4 का था, 3 पार्ट थे ना लास्ट पार्ट में, 3 क्वेश्चन थे, तो 6, 7, 8 तो उसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे, तो इसमें भी देखो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास स्टेटमेंट वाला है। और इसी के साथ ये लेक्चर को खत्म कर देंगे, इस लेक्चर का ये पॉइंट कैंसिल करने के बाद। ठीक हो गया। अब लास्ट पार्ट में वो बच्चों क्या कहता है, वो कहता है कि इन द ईयर the city of a population city was in year the population of a city was 22 millions and was growing at the rate of 2.5 पर ईयर। यानी कहते हैं कि एक 2016 में ना इन ईयर 2016 नहीं लिखा, यानी 2016 में ना एक जो कोई भी शहर है ना, शहर का उसने नाम नहीं लिखा हुआ, अगर उस शहर की आबादी ना 2016 में 22 मिलियन थी, और उसकी आबादी जब बढ़ी है ना 2.5% पर ईयर के हिसाब से बढ़ी है। तो कह रहे जिस तरह पीछे उसने हमें 2.4 में एक वो इक्वेशन दिया था ना, तो यहाँ पे 2.4 में उसने पीटी यानी पॉपुलेशन की ग्रोथ की यानी टाइम के हिसाब से इक्वेशन दी हुई है कि पीटी इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई है ना, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई 1.025 गिव्स द पॉपुलेशन इन मिलियंस। तो ये जो है, तो ये जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर मिलियंस में कोई पॉपुलेशन की हमें वैल्यू दे देता है इन मिलियंस टी इयर्स आफ्टर 2016। तो 2016 के बाद कोई टाइम के बाद ये मिलियंस में हमें कोई मिलियन में हमें दे देगा, लेकिन वो कह रहा है कि हमें कितने मिलियन में चाहिए। वो कह रहा है कि यूज दिस मॉडल टू डिटरमाइन इन विच ईयर द पॉपुलेशन will reach 35 million, find the answer to the nearest year। तो कह रहे हैं कि आप मुझे बताओ कि कितने सालों बाद यानी टाइम टी कितने टाइम के बाद 35 मिलियन हमारी पॉपुलेशन हो जाएगी। और अगर पॉइंट्स पे अगर आपका आंसर है तो उसको नजदीक नजदीक ईयर्स के ज्यादा नजदीक लेके आओ और एग्जैक्ट अप्रोक्सीमेट नहीं दो बल्कि एग्जैक्ट आंसर दो। कोई प्लस अगर डेसिमल पॉइंट होगा तो डेसिमल पॉइंट को राउंड ऑफ करके इसका आंसर हम बनाएंगे। तो सबसे पहले गिवन फार्मूला लिख लेते हैं। तो बच्चों गिवन फार्मूला हम इसने क्या दिया हुआ है, तो गिवन फार्मूला दिया हुआ है, गिवन फार्मूला उसने दिया हुआ है, गिवन जो फार्मूला है या फिर इक्वेशन लिख लो या फार्मूला लिख लो, क्योंकि उसने क्या है कि गिवन मॉडल उसने क्या दिया हुआ, चलो मॉडल लिख लो। तो वो क्या दिया हुआ है, पी टी इज इक्वल टू 22 1.025 की पावर टी। ठीक हो गया। तो वो कह रहा है कि पॉपुलेशन कितनी बनानी है, 35 मिलियन बनानी है। तो यहाँ पे लिख लो व्हेन, तो क्या लिख रहे थे, व्हेन जो है पी टी यानी पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है टाइम टी के लिए वो कितनी हो जाएगी, 35 मिलियन होनी चाहिए। तो यहाँ पे 35 लिख लो। तो अब यहाँ पीटी की जगह लिख लोगे 35 लिख लोगे, यानी इसको लिख लो पुट इन 1, इसको ऊपर वाले को 1 करो तो पुट इन 1 तो 35 इज इक्वल टू 22 1.025 की पावर बचो टी आ गया, 22 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 35 ओवर 22 इज इक्वल टू 1.025 की पावर टी। तो बच्चों 35 को 22 पे डिवाइड कर लो, ये देखना जरा, 35 को डिवाइड कर लिया 22 पे, तो आंसर क्या आ गया 1.5909। तो लिख लो वहां पे 1.5909 लिख लो ठीक हो गया। तो यहाँ पे लिख लिया 1.025 की पावर टी। तो बच्चों अब ये पावर्स को तो नहीं ना सॉल्व कर सकते, लेकिन दोनों तरफ लोगारिथम हम लेके इसको सॉल्व कर लेते हैं, पावर शुरू में ले आएंगे। ठीक है, तो टेकिंग लिख लो, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ का बच्चों लोगारिथम लेना जरा। तो इधर आ जाएगा लॉग 1.5909 और इधर भी आ जाएगा लॉग 1.025 की पावर टी। तो उसके मुताबिक पावर शुरू में आ जाएगी, तो लॉग 1.50509, तो पावर रूल के मुताबिक पावर शुरू में और लॉग 1.025। यहाँ तक बच्चों कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया। अब दोनों का लोगारिथम ले लो, तो लोगारिथम पहले ले लेते हैं, पहले लॉग ऑफ किसका ले रहे हैं लोग, 1.5909। तो 1.5909 का बच्चों क्या आंसर आ गया 0.2016। तो इसका आंसर आ गया 0.2016 और इज इक्वल टू यहाँ पे टी एज इट इज आ गया और लोगारिथम ले लो 1.025 का, तो लोगारिथम ले लो 1.025 का। तो इसका आंसर बच्चों हमारे पास क्या आ गया
0.0107, 0.0107, 0.01 और 07, तो इधर मल्टीप्लाई और इधर आके बच्चों डिवाइड हो जाएगा, तो 0.2016 डिवाइड बाय 0.0107 इज इक्वल टू टी आ गया। तो इसको डिवाइड कर लो सिंपल, 0.2016 और डिवाइड बाय 0.0107, तो आंसर क्या गया बच्चों 18.84, तो t इज इक्वल टू 18.84। तो बच्चों पॉइंट जो है, पॉइंट के बाद ये जो टर्म है ये 5 से बड़ी है ना, तो राउंड ऑफ करके इसको आगे भेजेंगे कि पीछे भेजेंगे, तो आगे भेजेंगे, तो इसको हम लिख लेते हैं अप्रोक्सीमेटली 19 ईयर्स है, यानी 18.5 यानी 1.5 साल, लाइक मतलब आधा साल से ज्यादा हो गया, यानी 18 साल तो पूरे हैं, लेकिन उससे अगला जो है वो पॉइंट आगे बढ़ा, तो आगे की तरफ करेंगे, पीछे की तरफ नहीं लेके, तो अप्रोक्सीमेट 19 ईयर्स लिख लेते हैं। ये हमारे पास ठीक आंसर आ गया, लेकिन वो कह रहे हैं कि कितने साल बाद 19 ईयर्स बाद, तो लेकिन कितने 19 ईयर्स बाद, 2016 में इतने टाइम को प्लस कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद पता चल जाएगा कि कितने सालों बाद इतनी पॉपुलेशन इसकी बढ़ी। तो सो द टाइम आफ्टर विच द population will become 35 million is, क्या आएगा बच्चों 35, सॉरी 2016 में प्लस कर लोगे 19, तो 2016 में 9 प्लस करोगे, 19 प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा 2035, तो देख लो 2016 प्लस 19 2035, तो यानी 2035 वो साल है जब उस सिटी की पॉपुलेशन 22 मिलियन से कितनी इंक्रीज हो जाएगी 35 मिलियन एट द रेट ऑफ 2.5% पर ईयर इन द इंक्रीज ऑफ द दैट पॉपुलेशन ऑफ दैट जो है सिटी। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा, लेकिन अच्छा खासा लेंथी हो गया, तो कोई बात नहीं, आप इसको पॉज करके आप अपनी आसानी से जिस तरह भी आप इसको मुकम्मल करना चाहो इसको मुकम्मल करो और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो। और अगर इसी तरह इंफॉर्मेटिव वीडियोस अगर आप मजीद देखना चाह रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।